नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, विधानसभा चुनावों की दहलीज पर खड़े महाराष्ट्र में इस समय सियासी भूचाल आ गया है और इसमें बीजेपी की जड़ें उखड़ती हुई दिख रही हैं। हरियाणा में जीत के बाद आपने देखा बीजेपी का जोश महाराष्ट्र को लेकर काफी हाई था और उसे उम्मीद थी कि वो सत्ता में फिर से लौटेगी। शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने या अजित पवार के नाराज होने या एकनाथ शिंदे का दबाव बनाने के बावजूद बीजेपी अपना वर्चस्व कायम रखने का कोई रास्ता ढूंढ ही लेगी। आखिर हरियाणा में भी तो उसकी राजनीति काम आ ही गई, या कहें तो रणनीति कामयाब रही, ये कह सकते हैं। लेकिन कल जिस तरह अजित पवार की एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी को बांद्रा जैसे व्यस्त इलाके में सरेआम मार दिया गया, उससे एनडीए सरकार की कानून व्यवस्था की पोल खुल गई। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी कांग्रेस से अभी विधायक हैं और इस परिवार का मुंबई में काफी रसूख है। इसके बावजूद अगर उनकी सुरक्षा वाई कैटेगरी की सुरक्षा है और वो सुरक्षा नहीं हो पाई और उनकी जान चली गई, तो फिर आम लोग कितने असुरक्षित हैं, इस सवाल का जवाब अब बीजेपी को और उसकी सरकार को देना पड़ेगा। वैसे बीजेपी अपनी सरकार का बचाव ये बताकर कर रही है कि 24 घंटे के भीतर आरोपी पकड़ लिए गए, लेकिन असल सवाल तो यही है कि आखिर आरोपियों को इतनी हिम्मत कैसे मिली कि वो सरेआम किसी की हत्या कर दे। आपको बता दूं कि कल शायद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों का ऐलान चुनाव आयोग कर दे और कल ही राहुल गांधी भी महाराष्ट्र जा रहे हैं। राहुल वहां चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे और इससे पहले कि बीजेपी उन्हें घेरने की कोई रणनीति बनाती, बाबा सिद्दीकी के मामले में वो खुद घिर गई है। अब बीजेपी से मांग की जा रही है कि सीएम शिंदे इस्तीफा दें और सरकार इस हादसे की जिम्मेदारी ले। महाविकास आघाड़ी यानी उद्धव गुट की शिवसेना, शरद पवार गुट की एनसीपी और कांग्रेस तीनों मिलकर अब महाराष्ट्र की डबल इंजन सरकार को तिगुनी ताकत के साथ घेरने में लगे हुए हैं और यही काम दूसरे नेता भी कर रहे हैं। आज सुबह से या कहें तो कल रात से ही तमाम विपक्षी दलों के नेता महाराष्ट्र की सरकार, जो छीनी हुई सरकार है, इसको घेरने में लगे, इनसे बहुत सारे सवाल करने में लग गए और जरूरत भी उसकी है। आइए जरा एक एक कर कुछ लोगों की बातें सुनते हैं। सबसे पहले तेजस्वी यादव बिहार से। और तेजस्वी यादव याद कीजिए आप, जब महाराष्ट्र मुंबई गए थे, जब मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक थी, तो उन्होंने जो बातें और जो भाषण दिया था, बहुत शानदार भाषण उन्होंने दिया था। इंडिया गठबंधन की बैठक में शिवाजी पार्क में वो बैठक हुई थी। कल जब ये घटना घटी, बाबा सिद्दीकी वाली घटना, तब उन्होंने क्या कुछ कहा है आज सुबह, जरा वो देख लेते हैं। तेजस्वी यादव को सुनिए। दुखद है कल जिस तरह से उनकी हत्या की गई है, काफी हम लोगों को इसका दुख है और इस दुख के घड़ी में उनके परिवार और परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। बाबा सिद्दीकी तो हमारे ही जिला गोपालगंज के रहने वाले हैं, बिहार के मूलतः निवासी रहे और कुछ दिनों पहले ही जो है, जब बॉम्बे हम गए थे तो उनसे भी मुलाकात हुई थी, उनके पुत्र से भी मुलाकात हुई थी। तो अब ये जान करके बड़ा दुखद है, लेकिन आश्चर्य करने वाली बात है, जो बॉम्बे इतना बड़ा शहर, खास तौर पे जो बांद्रा जो लोकेशन है, जो कॉलोनी है, अगर वहाँ ऐसी घटना हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। हत्यारों का मन जो है काफी। तो आप सुन रहे थे यहां तेजस्वी यादव मूल रूप से बाबा सिद्दीकी बिहार के रहने वाले थे और बांद्रा में उस इलाके में जहां लोगों का जमावड़ा रहता है, वहां अगर उनकी जान ले ली जाती है गोली मारकर, तो ये छोटी मोटी घटना नहीं है। इतनी हिम्मत आखिर किसी में कैसे आई, ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे उन सब की बात हम करेंगे, लेकिन सियासत किस दिशा में जा रही है, इसी मसले पे और कुछ नेताओं ने क्या कुछ कहा है। आइए जरा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर क्या कुछ कहा, वो देख लेते हैं, सुन लेते हैं, सुनिए। हमने तो ओपनली बोला आपको, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर ठीक नहीं है और वो लोग उनको मुझे जान को खतरा है बोलने के बावजूद भी अगर पुलिस उसका रक्षण नहीं करता है, तो ये बहुत बड़ा एक लैप्स है एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से। वो ऐसे बम्बई जैसे एरिया में तो हमेशा
पुलिस सतर्क रहना चाहिए। और वहाँ ये लॉ एंड ऑर्डर की फेल्यूर है, इंटेलिजेंस की फेल्यूर है और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का भी यानी आईबी का भी इसमें फेल्यूरिटी है। सो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ऐसी जो घटनाएं हो रही वो भी दिन दहाड़े और सरकार अगर उसकी ख्याल नहीं करती है तो मैं समझता हूँ। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है, ये कह रहे हैं यहां मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इसी मसले पे, उसको भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले उधर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद, राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसी मसले पर। उन्होंने क्या कुछ कहा है संजय राउत ने, जरा वो सुन लेते हैं। फिर इधर कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी मसले पर जो बातें रखी हैं वो भी सुनेंगे। और ये बात बाबा सिद्दीकी की जान ले लेना, हत्या कर देना मात्र तक सीमित नहीं है। शाम होते होते कैसे बीजेपी बैकफुट पर आ गई, ये यहां समझने की हम कोशिश करेंगे आज की इस चर्चा में। पहले सुनिए संजय राउत को। गृह मंत्रालय इतना निष्क्रिय और महाराष्ट्र ने कभी देखा नहीं था। महाराष्ट्र में गृह मंत्री और गृह मंत्रालय की एक बहुत अच्छी परंपरा रही है, लॉ एंड ऑर्डर की परंपरा रही है। इसीलिए तो मुंबई जैसे शहर में बड़े बड़े उद्योग आते रहे, क्योंकि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से ठीक ठाक रही। कल जो हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी, जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री है, बहुत साल विधायक रहे, आज भी उनका बेटा विधायक है, शायद हमारे पार्टी में नहीं हो लेकिन हमारे साथी रहे, अच्छे आदमी थे। तो उनकी हत्या ऐसी तरह से होती है जिनको सिक्योरिटी है, वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है, और उनकी हत्या होती है। उसका मतलब क्या है? हत्या का पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्योर है, मुख्यमंत्री का फेल्योर है। आपने जिस तरह से अपने पुलिस दल का गुनहगारीकरण किया है, आपके स्वार्थ के लिए, कलेक्शन के लिए, हाँ, पुलिस का इस्तेमाल जिस तरह से होता है, तो ये उसका नतीजा है कि कानून का डर नहीं रहा, पुलिस का डर नहीं रहा। दिन दहाड़े कभी भी पब्लिक प्लेस पर हत्याएं होती जा रही है। उसमें आप राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेता, मंत्री, विधायक भी नहीं छूट रहे। आपने कहा कि गवर्नर को इंटरव्यू करना चाहिए, अब तक मैं ये कहता रहा हूँ, हम ये कहते रहे हैं भाई कि गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से फेल्यूर है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन बात आगे बढ़ चुकी है, अब इस्तीफा नहीं, राज्यपाल ने, गवर्नर ने हस्तक्षेप करके देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्री पद से हटाना चाहिए। राउत साहब, बाबा सिद्दीकी और सलमान खान की दोस्ती थी, हालांकि दिनों में दिख रहा है कि तो सुन रहे थे आप, यहां साफ साफ कह रहे हैं ना सिर्फ इस्तीफा दें देवेंद्र फडणवीस, बल्कि राज्यपाल यानी गवर्नर जो हैं महाराष्ट्र के, वो इसमें हस्तक्षेप करें और उनसे उनके पद को छीन लिया जाए, गृह मंत्री पद से हटा दिया जाए देवेंद्र फडणवीस को। यह बात यहां पर संजय राउत कह रहे हैं। यहां लॉ एंड ऑर्डर की बात ही सिर्फ नहीं हो रही है, बल्कि सियासत कहां जा रही है इसकी बात हो रही है। और बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद क्या अचानक महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है या वहां पर बैकफुट पर बीजेपी आ गई है, यह सब कुछ समझेंगे। और इन सबके बीच आज कांग्रेस पार्टी ने भी, आज रविवार का दिन कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया है जरा ये सुन लेते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी क्या कह रहे हैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनिए जरा। दो लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें इमरान प्रतापगढ़ी, सुनिए। बाबा सिद्दीकी की हत्या बहुत ही दुखद है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में आदरणीय राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके अपनी संवेदना परिवार के प्रति और एक निष्पक्ष जांच की मांग की है। मैं महाराष्ट्र से सांसद हूं और कल की घटना से बहुत हैरत में हूं कि मुंबई, जो कि इस देश की आर्थिक राजधानी है, जो राज्य चुनावी मोड में है, जहां इंटेलिजेंस से लेकर के तमाम एजेंसियां सक्रिय हैं, वहां सरकार से जुड़ा हुआ एक हाई प्रोफाइल नेता, जिसे 15 दिन पहले सूत्र बताते हैं मीडिया के कि धमकी मिली, उसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई,
उसे सरेआम दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। अगर सरकार अपने नेताओं को सुरक्षा दे पाने में असमर्थ है तो फिर मुंबई और महाराष्ट्र की जनता को कैसे सुरक्षा दे सकती है? सबसे बड़ा सवाल यह है। बाबा सिद्दीकी कोई आम व्यक्ति नहीं थे, 3 बार के विधायक, मंत्री, मौजूदा समय में उनका बेटा विधायक, और सरकार जो डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन है महाराष्ट्र की सरकार में, उसके एक इंजन यानी कि अजीत पवार जी के करीबी नेताओं में से थे, उनकी हत्या हुई सरेआम। यह महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था रसातल में जाने का सबसे बड़ा परिणाम है। इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे भाजपा के देवेंद्र फडणवीस जी की है। मुख्यमंत्री जी से ज्यादा गृहमंत्री की जिम्मेदारी है। मैं तो यह कहूंगा गृहमंत्री को आगे बढ़कर के जिम्मेदारी लेनी चाहिए। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बुरी तरह से विफल है। बदलापुर से बांद्रा तक आप जहां भी देखेंगे महाराष्ट्र में ना तो बच्चियां सुरक्षित हैं, ना बेटियां सुरक्षित हैं, ना व्यवसायी सुरक्षित हैं, ना राजनेता सुरक्षित हैं। महाराष्ट्र पूरी तरह से कानून व्यवस्था के नाम पर कोलैप्स हो चुका है, जिसका जिक्र राहुल गांधी जी ने भी किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी किया है। तो सुन रहे थे आप यहां इमरान प्रतापगढ़ी और रागिनी नायक, इन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान प्रतापगढ़ी साफ साफ महाराष्ट्र में और वहां की सरकार और खासकर उस सरकार में बीजेपी की भूमिका और उसमें भी देवेंद्र फडणवीस जो गृह मंत्री हैं उनकी भूमिका पर सीधा सीधा यहां अपनी बात रखते हुए और उनसे कई सवाल पूछते हुए और उनसे भी उनसे पहले आपने सुन लिया यहां कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी बात रखी थी, संजय राउत ने अपनी बात रखी, तेजस्वी यादव ने अपनी बात रखी इसी मसले पे। आखिर यह मामला इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? और इसी सब के बीच आज महाविकास अघाड़ी के तमाम नेता और खासकर इन तीनों पार्टियों के यानी शिवसेना उद्धव गुट के उद्धव ठाकरे, शिवसेना शरद पवार गुट के शरद पवार और कांग्रेस पार्टी, इन सब ने मिलकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी एमबीए ने महायुति सरकार के खिलाफ गद्दारों का पंचनामा जारी किया। जी हां, आज महायुति के खिलाफ महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र में मुंबई में गद्दारों का पंचनामा जारी किया है और इस मौके पर महाविकास अघाड़ी नेताओं ने कहा है कि हमारा लक्ष्य गुजरात की सरकार को हटाकर महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की सरकार को बनाना है और महाराष्ट्र को बचाना है। यह बात आज इन लोगों ने कही है। शरद पवार ने कहा है इस मसले पर कि महाराष्ट्र को उस महागठबंधन के हाथों से बचाना है जो राज्य की प्रशासन व्यवस्था को नष्ट कर रहा है। और वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा है कि शिवाजी महाराज, शाहू जी महाराज, फुले, अंबेडकर, इनके महाराष्ट्र को मोदी और शाह का नहीं बनने दिया जाएगा, यानी गुजरात का महाराष्ट्र नहीं बनने दिया जाएगा। महाराष्ट्र को शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र, शाहू जी महाराज का महाराष्ट्र, फुले का महाराष्ट्र, अंबेडकर साहब का महाराष्ट्र बना के हम रहेंगे, मोदी शाह का महाराष्ट्र नहीं बनने देंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने भी इस मसले पर कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का विरोध करने वाले उसी विचारधारा के लोग आज सत्ता में हैं। इस सरकार के भ्रष्टाचार के कारण ही उन्होंने मालवण में शिवाजी महाराज की मूर्ति को अपमानित करने का पाप किया, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने अभी तक माफी नहीं मांगी है। महाविकास अघाड़ी नेताओं के तेवर दोस्तों बता रहे हैं कि एनडीए को सत्ता से हटाने के लिए वो मजबूती के साथ खड़े हैं। अब कल जब राहुल गांधी महाराष्ट्र पहुंचते हैं और चुनावी रणनीति पर काम करते हैं तो फिर किस तरह बदलेगा महाराष्ट्र का चुनावी मूड और किसके साथ खड़ी होगी महाराष्ट्र की जनता, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हरियाणा से होते हुए अगर हरियाणा से दिल्ली होते हुए महाराष्ट्र की तरफ अगर बढ़िए तो जो बीजेपी कल तक अपर साइड में थी, हाई उसमें थी बिल्कुल, लेकिन अब वो लो कैसे हो गई ये समझने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने आज प्रेस को संबोधित तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट करते हुए प्रेस के लिए कुछ खबरें जरूर दे दी, यानी ट्वीट किया और इसी मसले पर ट्वीट किया। आइए जरा देख लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। लिख रहे हैं, बाबा सिद्दीकी जी का दुखद निधन चौंकाने वाला और दुखद है। इस कठिन समय में
मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। ये भयावह घटना महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था के पूरी तरह ध्वस्त होने को उजागर करती है। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। ये बात राहुल गांधी ने कही है। सुबह सुबह ट्वीट करके एक्स पे उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके ये जानकारी ही नहीं बल्कि अपनी संवेदना भी व्यक्त की और सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए, ये बात यहां राहुल गांधी कह रहे थे। तो क्या अचानक शाम होते होते बैकफुट पर बीजेपी आ गई है? देश की सियासत में क्या हंगामा हो रहा है, ये सब समझते हैं। आइए जरा हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। देखिए इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, जयशंकर गुप्त जी हैं और डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में, आप सबका भी। सीधा प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, कल शाम को हम लोग चर्चा कर रहे थे इसी कार्यक्रम में, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के भाषण की चर्चा हो रही थी। उसके बाद उसी चर्चा में हम लोग ये भी कह रहे थे कि आज दशहरे के मौके पर ये दोनों दल, शिवसेना के जो 2 पार्ट हैं, 2 भाग हैं, ये दोनों शिंदे आज़ाद मैदान में और उद्धव ठाकरे शिवाजी पार्क में, ये दोनों अपनी रैलियां करने वाले हैं। रैलियों के बाद इन लोगों के जो छोटी मोटी बातें, जो थोड़ी थोड़ी बातें आ रही थी, वो भी हम लोगों ने इसी चर्चा में रखी थी। उधर मोहन भागवत की बातों पे हम लोगों ने खूब चर्चा की, लेकिन उसी बीच पटाखों की गूंज थी और गोलियां ताबड़तोड़ तड़ तड़ बरस रही थीं और वो थे सामने बाबा सिद्दीकी। और बाबा सिद्दीकी की जान जाते जाते सियासत में बहुत कुछ बदल चुका है। कल से लेकर आज तक क्या कुछ आपको लगता है? क्या यहां से महाराष्ट्र के चुनाव में जिस दमखम के साथ, बिल्कुल हाई वोल्टेज के साथ जा रही थी बीजेपी, वो यहां से हम देखें कि बैकफुट पे है? प्रेम कुमार जी। जी शुक्रिया राजीव जी। मुझे तो एक बहुत खतरनाक परिस्थिति नजर आ रही है, दिख रही है। राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया जरूर सामने आई है, मगर ये मामला एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, ये प्रशासनिक फेल्योर का मसला भर नहीं है कि हम इसको प्रशासन की विफलता बोल दें। आईबी की विफलता थोड़ी बड़ी है बोलकर बोली जा रही है। इस पूरे मसले को देखिए, दिन कौन सा था? दशहरा, जिस दिन रावण का वध किया जाता है। आप देखिए जो सोशल मीडिया में पोस्ट किए जा रहे हैं, वो क्या बोलकर किए जा रहे हैं कि सलमान खान का जो भी साथ देगा उसका इसी तरीके से अंत होगा। जिस गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है, वो जो लॉरेंस बिश्नोई है, वो जेल में रहता है। जेल में रह करके जो मन में आ रहा है सो कर रहा है, किसी की भी हत्या कर सकता है। एक तरह से ये दाऊद इब्राहिम वर्जन 2, और जो कि दाऊद इब्राहिम वर्जन जो था वो उसको किसी न किसी तरह से, चूंकि वो पाकिस्तान भाग गया तो उसका एक अलग किस्म से हस्तक्षेप माना जाता है, उसको भी हिंदू मुस्लिम में इस्तेमाल किया जाता है और उसकी भी कहीं ना कहीं कोशिश हिंदू मुसलमान करने की होती थी। और यहाँ एक बार फिर अपराध को बड़े एक आयाम देने के लिए दाऊद इब्राहिम वर्जन 2, उसका हिंदू वर्जन भी आप कह सकते हैं, ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश हो रही है। महाराष्ट्र के चुनाव में दशहरा के दिन आतंक फैलाना, भय फैलाना, हिंदू मुसलमान करना, ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। और इस विषय पर अपराध को इस तरीके से राजनीति में लाया जा रहा है। देखिए कई बातें हैं जिससे पता चलता है कि लॉरेंस बिश्नोई का अकेले का के दम की बात नहीं है कि जेल में बैठ करके इस कांड को अंजाम दे। वाई कैटेगरी की सुरक्षा क्या होती है? एक काउंटर में गोली नहीं चली है भैया, हत्या हो रही है, कोई काउंटर में गोली चलेगी? कोई रक्षा नहीं, कोई प्रतिरक्षा नहीं। तो ऐसे वायु सुरक्षा को भाड़ में जाए। ऐसी सुरक्षा कल कौन लेना चाहेगा? ऐसी वायु श्रेणी की सुरक्षा? भाई जेड से थोड़ी नीचे वायु सुरक्षा होती है।
इस सुरक्षा का क्या मतलब है? इस सुरक्षा के रहते हुए गोली मार दी गई और हत्या हो गई और एक गोली काउंटर में नहीं चली है। तो ये इतना बड़ा सबूत है अपने आप में कि ये सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई गैंग का काम नहीं है। रक्षा करने की जिम्मेदारी जो थी वो उसकी भी मिली भगत है, तभी ये घटना हुई है। और इसको चूंकि पॉलिटिकल प्रोटेक्शन दिख रहा है, पॉलिटिकल और रिलीजियस एंगल देने की कोशिश हो रही है, इसका मतलब है कि महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक पहले ये धार्मिक उन्माद फैलाने की बहुत बड़ी साजिश हम देख पा रहे हैं। ये मैं जो देख रहा हूं वो मैं बता रहा हूं, राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पर नहीं जाता। मैंने तो ऐसी कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं सुनी जो इसको इतने बड़े एंगल से वो देख रही हो। आप इसका एक और पहलू देखिए कि जो व्यक्ति मारा गया वो उस व्यक्ति का संबंध बॉलीवुड से बहुत नजदीकी का है, और बॉलीवुड से जिसका संबंध होता है आमतौर पर यह समझिए कि वो बहुत पैसे वाला होता है, तभी बॉलीवुड से संबंध होता है। वो छोटी सी पार्टी देने की भी हैसियत बॉलीवुड को उसी की होगी जिसके पास दौलत होगी। उनके साथ पॉलिटिकल लोगों के साथ तो ये पैसे वाला व्यक्ति था, इसके सबके साथ में संबंध थे। हर कोई कह रहा है कि मेरा अपना आदमी है। तो एक अमर सिंह का ये दूसरा वर्जन हम देख रहे हैं। जो पहले अमर सिंह के बारे में होता था, ये दूसरा वर्जन है जिनकी हत्या हुई है सिद्दीकी जी की। इनका सबसे संबंध था, तो सबसे संबंध रहते हुए और उसकी हत्या हुई है, सत्ता में रहते हुए हत्या हुई। ये तो मूलतः कांग्रेसी व्यक्ति था। अभी हाल में अजित पवार के पास चला जाना अलग चीज है, लेकिन ये राजनीतिक हत्या नहीं है कि वो कांग्रेसी था कि एनसीपी था कि क्या था। अरे वो तो सबका आदमी था। इसकी ये हत्या पॉलिटिकल हत्या भी नहीं है, ये हत्या विशुद्ध रूप से धार्मिक उन्माद फैलाने वाली हत्या है, और इसका वही एंगल है, इसका दूसरा कोई एंगल मुझे नहीं दिखता। जी बिल्कुल, धार्मिक उन्माद, दो अलग अलग संप्रदाय के बीच नफरत फैलाने की कोशिश, और क्या ये चुनाव से पहले एक धार्मिक रूप या सांप्रदायिक रूप देकर चुनाव में अपनी गोटी फिट करने की कोशिश है या कुछ और है? क्या इसको इस हिसाब से देखा जाए, या अगर इन सब हिसाब से भी देखा जाए तो क्या आज की जनता जो है, वोटर्स जो हैं, वो इतने मूर्ख हैं जो समझते नहीं है कि चल क्या रहा है? जरा समझना चाहता हूं, आना चाहता हूं डॉक्टर साहब आपके पास। डॉक्टर राकेश पाठक जी, कैसे देखते हैं आप कल से लेकर आज तक, कल सुबह से लेकर आज शाम जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, घटनाक्रम, और वो भी महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र होते हुए दिल्ली की सियासत तक में हम जो परिवर्तन देख रहे हैं, परिवर्तन मतलब बहुत हलचल देख रहे हैं, उसको कैसे देखा जाए, इसकी विवेचना? धन्यवाद डॉक्टर साहब। पहले तो एक बड़ा संशोधन हम चाहते हैं कि टीवी लाइव के जरिए देश तक पहुंचे। प्रेम कुमार जी, हम लोग कल से अब तक कई बार वाई कैटेगरी की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 1 मिनट पहले का मुंबई पुलिस का बयान है कि बाबा सिद्दीकी को नॉन कैटेगराइज सिक्योरिटी हासिल थी, उनकी वाई सुरक्षा नहीं थी। आप डीवी लाइव पर इसको ब्रेक कर दीजिए डॉक्टर साहब। मुंबई पुलिस का कहना है कि उनको नॉन कैटेगराइज सिक्योरिटी दी गई थी, जिसमें सिर्फ 3 कांस्टेबल 24 घंटे के लिए दिए गए थे, जिनमें से 3 में से एक कांस्टेबल 8-8 घंटे की ड्यूटी करता था। और कल जिस वक्त वारदात हुई है, सिर्फ 1 कांस्टेबल उनके साथ था। 15 दिन पहले उन्हें धमकी दी गई थी। कल घटना के बाद ये खबरें फैलाई गई कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा उन्हें दे दी गई थी। उस धमकी के बावजूद महाराष्ट्र की सरकार ने उनकी सुरक्षा को अपग्रेड नहीं किया। बिना कैटेगरी वाली 3 सिपाहियों वाली सुरक्षा उनके पास थी, जिसमें से 1 सिपाही कल मौजूद था। इसलिए जो प्रेम जी कह रहे हैं कोई काउंटर फायरिंग नहीं हुई, उनकी सुरक्षा में तैनात लोगों ने कोई गोली नहीं चलाई, वो 1 सिपाही कहां था उस वक्त वो भी पता नहीं। अब आते हैं इस घटना के आर पार देखने की कोशिश करते हैं। यह घटना न केवल महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा रही है, बल्कि अगर लॉरेंस बिश्नोई के दावे को ही मान लिया जाए, पूरे देश का सारा मीडिया वही चला रहा है, हम लोग भी उस पर चर्चा कर रहे हैं, स्वाभाविक है वो खबर का एक एंगल तो है ही। अगर कोई सोशल मीडिया पर कोई गिरोह, कोई सरगना ये दावा करे कि उसने मरवाया है और साथ में ये भी कहे कि जो सलमान का साथ देगा
वो अपना हिसाब लगाकर रख ले, उसका भी यही हश्र होगा। तो ये हमारी पूरी व्यवस्था पर भी सवालिया निशान। एक तरफ तो हम ये दावा करते हैं, हमारी सरकार ये दावा करती है, सरकार के समर्थक ये दावा करते हैं कि हमारी एजेंसियां दुनिया के किसी भी कोने में जाकर किसी भी भारत विरोधी व्यक्ति को मार सकती हैं, चाहे वो कनाडा में कथित खालिस्तानी आतंकवादियों को मारने का मामला हो, या अमेरिका में पन्नू पर हमले का विषय हो, या पाकिस्तान में जाकर किसी को मार गिराने की बात। और यहां तो हिंदुस्तान की जेल में भीतर बैठकर एक अपराधी लगातार वारदातें कर रहा है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी उसका नाम आया, लंबी फहरिस्त है जी। ये ऑपरेशन कैसे चल रहा है? गुजरात की एक जेल में बैठा हुआ एक बदमाश, एक अपराधी देश की सरकार को चुनौती दे रहा है सीधे सीधे। और प्रेम जी जिन कोणों को, जिन एंगल्स को ढूंढ रहे हैं, जिन कोण को इसमें तलाश रहे हैं, वे सारे कोण इसमें हो सकते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है। चुनाव में इस वक्त वहां सत्ता में बैठे लोग किस हालत में है, क्या उनकी दशा है, जनता का उनके प्रति क्या रुख है, हम सब जान रहे हैं और वे भी जानते हो। इसलिए चुनाव से पहले कोई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही हो तो इससे कौन इनकार कर सकता है? जेलों में बंद अपराधी क्या कर रहे हैं और इसके अलावा जेल के भीतर कैसी कैसी वारदातें हो जाती हैं, यह भी किसी से छुपा नहीं है। बागपत की जेल में मुन्ना बजरंगी को जेल के भीतर मार दिया जाता है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में 2 बदमाश काट काट कर हत्या कर दी जाती बदमाशों की। मुख्तार अंसारी की हत्या हो जाती है। अतीक अहमद पुलिस की कस्टडी में मारे जाते हैं। यानी कानून का भय खत्म हो चुका है। और खास तौर से प्रेम जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस राज्य में चुनाव होने वाला है वहां सारी एजेंसियां वैसे ही हाई अलर्ट पर। और आप कह रहे हैं कल आचार संहिता की घोषणा हो सकती है, तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे मौके पर 3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, जिनके बेटे विधायक हैं इस वक्त, उनकी हत्या हो जाना हमारे पूरे तंत्र पर सवालिया निशान। और देखिए मजेदार बात राजीव जी कि कल हत्या होने के बाद सबसे पहले किसकी सुरक्षा बढ़ाई गई महाराष्ट्र में? किन लोगों ने अपनी सुरक्षा बढ़ा ली है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों। उन्होंने फौरन से पेशतर अपनी सुरक्षा बढ़ा ली। जितना भी हमला लगा था उसको बढ़ोतरी कर दी गई। मुझे लगता है अगर चुनावी राज्य में इस तरह से एक पूर्व विधायक, एक पूर्व मंत्री की सरेआम हत्या होती है, मात्र 2.5 लाख रुपए की सुपारी लेकर कुछ सिरफिरे बदमाश हत्या कर देते हैं किसी बड़े नेता की, तो इससे ज्यादा चिंताजनक और कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अगर इसमें सांप्रदायिक कोण से उन्माद भड़काने की कोई कोशिश किसी भी तरफ से होगी तो ये और भी खतरनाक होगा। महाराष्ट्र में इसकी कोशिशें पिछले कई महीने से चल रही। राजीव जी आपको याद होगा वो एक बाबा जी, क्या नाम है उनका, मैं तो नाम भूल गया, उन्होंने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ किस तरह का भाषण दिया है, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसको लेकर पहले ही वहां पर सांप्रदायिक तनाव चल रहा है। तमाम ऐसी घटनाएं वहां पर हो रही हैं। सरकार का अंकुश नहीं है ऐसी प्रवृत्तियों पर, ऐसे लोगों पर। और इस हत्या के बाद सरकार की नाकामी सबके सामने है। प्रेम जी कह रहे हैं, संजय राउत के, प्रेम जी नहीं कह रहे, संजय राउत कह रहे थे राज्यपाल से ये अपेक्षा कर रहे थे कि वे गृह मंत्री को बर्खास्त कर दें। जिस राजभवन में लोकतंत्र को बलाए ताक रखकर राज्यपालों ने पार्टी का काम करना शुरू कर दिया हो, जहां तड़के 4 बजे अल्पमत के व्यक्ति को मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी जाती हो, उस राजभवन से अगर संजय राउत ये उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव से पहले वो राजभवन कोई ऐसा कदम उठाएगा कि वहां के गृह मंत्री को बर्खास्त करने की सिफारिश सरकार से करेगा, तो यह असंभव है। ये कभी किसी तौर पर नहीं। लेकिन फिलहाल एक अंतिम बात ये कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि चुनाव के मौके पर इस तरह की वारदात सत्ताधारी पार्टी को भारी पड़ सकती है। और ये पहली वारदात नहीं है। पिछले 6 महीने में 3 राजनेताओं की हत्या इसी तरह से हुई। एक शिवसेना के नेता की हत्या हुई और एक तो फेसबुक लाइव में हत्या हुई। समझौता वार्ता करने बैठे थे, जो समझौते के लिए लेकर आया था उसी ने हत्या कर दी। दोस्ती का हाथ बढ़ाकर गोली मार दी। पूरी दुनिया ने देखा लाइव।
तो इस वक्त कांग्रेस और उसका जो महाविकास अघाड़ी नाम का गठबंधन है वो स्वाभाविक तौर पर इसे मुद्दा बनाएगा और कांग्रेस कल महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक दिल्ली में करने जा रही है। महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया। जी राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और महाराष्ट्र के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। इधर राहुल गांधी कल महाराष्ट्र जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं अपने नेताओं में जान फूंकने के लिए। चुनाव का वक्त है और मुंबई में हलचल तेज है और इसी बीच कल रात को जो घटना घटी उसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। और यहाँ से क्या, जब चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कल परसों में करता है तो क्या इस चुनाव में हम उसी कहें तो जोश के साथ, जहाँ हरियाणा का जो रिजल्ट आया था उस रिजल्ट के में जो जोश हाई करके जो बीजेपी जा रही थी उसी जोश हाई के साथ में बीजेपी वहां जाएगी, या इस घटनाक्रम के बाद यहां पर बहुत सारे सवालों में घिरे बीजेपी के लिए परेशानियां बढ़ेंगी? बहुत कुछ यहां जानने की हम कोशिश करते हैं। धनंजय कुमार जी सीधे मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और सीधे आपके पास ही आना चाहता हूं। धनंजय जी, क्या कुछ हो गया? सुबह हम लोग सुबह से भाषण सुन रहे हैं। कल तो महाराष्ट्र छाया हुआ था, नागपुर, उसके बाद फिर मुंबई में 2 रैलियां दोनों गुटों की, शिवसेना के, और उसके बाद ये घटना घट जाती है जो एनसीपी अजित पवार गुट के नेता। और यहां से क्या देखा जाए, क्या ये सियासी घटनाक्रम है, सियासी हत्या है, या यहां पर इस हिसाब से देखा जाए कि जो गुंडागर्दी है वो है? चुनाव में अगर गुंडागर्दी की तरफ लेके जाया जाए कि हाँ ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल अंडरवर्ल्ड में जो चल रहा है उसी पर सबकी निगाहें और उस हिसाब से काम चल रहा है तो भी, और अगर इसको सियासत की तरफ ले जाया जाए, मोड़ा जाए, क्योंकि अब चुनाव सामने हैं और उस हिसाब से देखा जाए तो भी यहाँ किसको फायदा किसको नुकसान? धनंजय जी, इस घटनाक्रम से देखिए, इसको सियासी राजनीतिक हत्या तो नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि अब तक जो सबूत है उसमें कहीं ये नहीं है कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने हत्या करवाई है, कोई पॉलिटिकल राइवलरी है, ये कहीं दिखाई नहीं पड़ा है। हाँ, ये जरूर है कि जो बाबा सिद्दीकी सिनेमा से जुड़े हुए व्यक्ति भी रहे। बाबा सिद्दीकी सुनील दत्त के बहुत क्लोज रहे। सुनील दत्त जब राजनीति में थे और उनकी वजह से भी बहुत नाम हुआ बाबा सिद्दीकी का। फिर संजय दत्त से बड़ा गहरा संबंध था, फिर सलमान खान से संबंध हुआ, फिर और सारी चीजों की वजह से संबंध हुआ। और बाबा सिद्दीकी यहाँ इसलिए भी जाने जाते थे कि बांद्रा ईस्ट एक तो मुस्लिम बहुल इलाका है उधर, और उस इलाके के रहने वाले थे, और इफ्तार पार्टी उनकी बड़ी हिट होती थी, चूंकि वहाँ पे सिनेमा के लोग वहाँ आया करते थे। और ये जो लोग हैं, बांद्रा ईस्ट वेस्ट जो है इलाका है, जामा मस्जिद है बांद्रा वेस्ट में, और बाबा सिद्दीकी काफी समय से राजनीति में रहे। हालांकि वो छात्र जीवन से राजनीति में रहे, आंध्रा नेशनल कॉलेज और तमाम चीजें जुड़ती है, कई सारी बातें हैं, कई चीजें सच हो सकती है, कई चीजें झूठ हो सकती है। लेकिन बाबा सिद्दीकी एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा चर्चा में रहे, जब से छात्र जीवन से चर्चा में रहे। हालांकि आज मैं पढ़ रहा था, मुझे नहीं पता था कि उनका संबंध जो है बिहार से, पटना से था। उनके पिताजी पटना के रहने वाले थे। और ये जो अभी जो आ रहा है कि तेजस्वी यादव ने बताया, धनंजय जी, तेजस्वी यादव ने बताया ये उनके गृह जिले के हैं, यानी गोपालगंज से हैं। बेसिकली बाबा सिद्दीकी गोपालगंज से हैं, बिहार के गोपालगंज, जहां से लालू प्रसाद यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, वहां से हैं। और अभी जब तेजस्वी यादव आए थे मुंबई तो उन्होंने इनसे मुलाकात भी की थी। अभी हम लोगों ने उनकी बाइट सुनाई थी, तो उसमें ये जानकारी मुझे भी मिली उसी के जरिए। जी तो अब जो ये हत्या हुई है, कहा जा रहा है कि बिश्नोई गैंग, लॉरेंस बिश्नोई ने करवाई है, और सोशल मीडिया पे उस पर भी पुलिस जांच कर रही है कि हो सकता है वो भी हो सकता है या कोई और। देखिए, यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होते हैं, जो नेता है, उनका संबंध जो है बिल्डरों से भी होता है। और कई दफा कुछ ये भी खबर आ रही है कि किसी SRA के किसी योजना के तहत जो है चीजें थी, उसको लेकर के है। फिर ये भी था कि वो महाडा के भी चेयरमैन रह चुके हैं एक जमाने में। तो जमीन भी एक बड़ा मामला मुंबई में, महाराष्ट्र में होता है। लेकिन जिस तरह से उनकी हत्या हुई है, और बिश्नोई गैंग का, चूंकि सलमान खान को लगातार धमकी देते रहे हैं वो गैंग के लोग, और सलमान खान के बड़े करीबी थे ये बाबा सिद्दीकी। तो ये भी कहा जाता है कि हो सकता है सलमान खान को धमकाने के लिए एक और कोशिश है कि सलमान खान देखो, हम इसको मार सकते हैं तो तुमको भी मार सकते हैं।
इसलिए सलमान खान को लेकर के भी एक चिंता जताई जा रही है। पुलिस ने पहले से प्रोटेक्शन दिया हुआ, आपको पता होगा कि बिश्नोई गैंग ने पहले से धमका रखा है, कई बार कोशिश हुई है। तो ये एक महत्वपूर्ण है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, मैं पप्पू यादव का भी मैं देख रहा था ट्वीट, उन्होंने कहा कि अगर कानून मुझे इजाजत दे तो मुझे कुछ घंटे लगेंगे इस पूरे गैंग को खत्म कर देना। और बताया जाता है कि इस गैंग के जो है 700 से अधिक शूटर है, और वो शूटर जो है यूपी, बिहार, हरियाणा तमाम प्रदेशों के हैं, और कहीं भी से कहीं कोई अंजाम दे सकता है। कई देशों में उनका नेटवर्क है, बिश्नोई गैंग का नेटवर्क है, ये बताया जाता है। और कहा यह जा रहा है कि ये दाऊद के बाद दूसरा व्यक्ति है जिसने अपना नेटवर्क फैलाया है। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो है दाऊद जो है मुस्लिम डॉन था, तो अब एक हिंदू डॉन आया है, ये भी कहा जा रहा है। तो कई सारी बातें कही जा रही है, कुछ गप होगी, कुछ सच होगी। अब एग्जैक्टली में गप और सच में फर्क करना बड़ा आसान नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर सरकार के मंत्री, एक पूर्व मंत्री की हत्या हुई है, अजित पवार जी ने कहा है कि मेरी व्यक्तिगत छवि है, हमारी बड़ी अच्छी मित्रता थी, हालांकि वो कांग्रेस में थे, और कांग्रेस में थे उसके बाद ये आ गए थे यहाँ, वो उनके खिलाफ भी कई सारी चीजें, जांच की चीजें थी, तो वो अजित पवार ग्रुप में आ गए थे, अजित पवार के साथ। और अजित पवार को बड़ा भरोसा भी था कि बाबा सिद्दीकी के आने का मतलब है कि मुस्लिम वोट उनकी तरफ आएगा। लेकिन अब ये जो हत्या हुई है, इससे एक तो अगर पॉलिटिकल बात करें तो एक मुस्लिमों के लिए एक तनाव वाला विषय है। और मुस्लिम जाहिर है अभी जिस तरह से यहाँ पे शिंदे की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो मुस्लिम तो ऐसे भी उनके विरोध में बताए जाते हैं कि जो है कांग्रेस के साथ, या इवन जो उद्धव ठाकरे के साथ जो है मुस्लिम वोटों की हमदर्दी है। चूंकि उद्धव ठाकरे जो रहे 2.5 साल मुख्यमंत्री के तौर पे, तो वो कथित हिंदूवादी तौर से नहीं रहे, उन्होंने एक मुख्यमंत्री होने का धर्म निभाया, और जो जिसको कहते थे वाजपेयी जी राजधर्म, तो राजधर्म सही तरीके से उद्धव ठाकरे ने निभाया। जो चालाकी होती है एक राजनेताओं की, कि राजनेता आखिरी दम तक इस्तीफा नहीं देता है, उससे भी आगे बढ़ करके उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया था, और इसकी बड़ी चर्चा हुई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा कि चूंकि उद्धव ठाकरे ने खुद इस्तीफा दिया था, इसलिए उनकी सरकार कैसे बहाल की जा सकती है। मतलब अगर उद्धव ठाकरे अगर इस्तीफा नहीं देते तो उनकी सरकार बहाल की जा सकती थी। तो इसका रिपरकशन जो है, मुझे लगता है जो असर होगा उससे बीजेपी को कुछ नुकसान हो सकता है, मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है। महाराष्ट्र, खास करके मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में तो मैं नहीं कह सकता, महाराष्ट्र में अलग अलग स्थितियां हैं, लेकिन मुंबई में बड़ा असर पड़ेगा। और मुंबई में मुख्य लड़ाई जो है उसमें कांग्रेस और शिवसेना बड़ा मजबूत है, बीजेपी अकेली पड़ जाती है उस मामले में। शिंदे का भी हालांकि असर है, और शिंदे जो है कल्याण और थाने इलाके में ज्यादा ताकतवर बताए जाते हैं, मुंबई में उसके अनुपात में कम है। बीजेपी की स्थिति थोड़ी यहाँ कमजोर है मुंबई की बात करें तो। लेकिन इसका एक जो है सामाजिक, अगर समझिए कि अगर एक पूर्व मंत्री मार दिया जाता है इस तरह से, तो आम आदमी की क्या हैसियत हो, एक तो ये सवाल उठता है सुरक्षा को लेकर के। दूसरी बात आती है कि सलमान खान को, जो मैंने कहा कि सलमान खान का डर जो है बढ़ जाता है, सलमान खान पे भी हमला हो सकता है, तो सरकार उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या काम करती है ये देखने वाली बात है, या वहां भी राजनीति होती है, ये एक देखने और समझने वाली बात है। तीसरी बात यह है कि आप याद कीजिए, जब दाऊद गैंग था, इसलिए बोल रहा हूं कि अब दाऊद का यहाँ पे उस तरह से प्रभाव है नहीं। जो गोपीनाथ मुंडे हुआ करते थे गृह मंत्री, जब सरकार बनी थी 1995 में, शिवसेना और बीजेपी की सरकार बनी थी, मनोहर जोशी मुख्यमंत्री थे, उस समय गृह मंत्री के तौर पे गोपीनाथ मुंडे थे, और जबरदस्त तरीके से गैंग के जो गुंडे हैं उनका सफाया किया गया था, एकदम सफाई अभियान चलाया गया था। और उसी के बाद मुंबई में गैंगवार की घटनाएं जो है कम हुई। हालांकि इसके पीछे ये भी बताया जाता है कि जो है वो जो बाबरी मस्जिद का कांड हुआ उसमें हिंदू मुसलमान हो गया था, उनके ये गैंग के लोगों में भी एक छोटा राजन इधर आ गए थे, वो हिंदूवादी हो गए थे, और वो जो है मुस्लिम परस्त थे, ये तमाम चीजें चलती रहती है। लेकिन अंडरवर्ल्ड जो है फिर से अगर खड़ा हो गया है, ये भारत सरकार के लिए भी चिंता का विषय है, और अगर वो हिंदू डॉन के तौर पे उसको प्रश्रय मिलता है तो और चिंता का विषय है। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर सरकार अगर चाह ले तो कितना भी बड़ा डॉन हो कोई, उसकी हैसियत नहीं है सरकार के सामने। अगर ये डॉन बढ़ता चला जा रहा है, मूसेवाला की हत्या कर देता है, फिर इधर हत्या कर देता है, फिर उधर हत्या कर देता है, तो जाहिर है ये सरकार की नाकामी है। और महाराष्ट्र सरकार की नाकामी केवल नहीं है, ये तो पूरे भारत सरकार की नाकामी है। अमित शाह जी छाती ठोकते रहते हैं संसद में, कभी
सरहद पे जाके ठोकाते हैं, मतलब कश्मीर में जाके ठोकाते हैं, कभी कहीं और ठोकते हैं। तो जरा ये देखें कैसे हो, इसको पे कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन ये चिंता का विषय है किसी भी सभ्य समाज में कि एक डॉन इतना ताकतवर हो जाए कि किसी की भी चैलेंज करके हत्या करा दे और हत्या करने के बाद कहे कि हाँ हमने मारा है। तो ये बहुत भयावह है किसी भी सभ्य समाज के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं है क्या पीछे की कहानी क्या है। पुलिस जांच कर रही है और कहानी आने से पहले बहुत सारी कहानियां बन जाती हैं। इसलिए जितनी कहानी, जितनी बातें आ रही हैं, पर्सनली मैं अपनी बात कहूं तो मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। वो जो फेसबुक पे बताया गया कि लॉरेंस बिश्नोई ने ये पोस्ट लिखा है और जिम्मेदारी ली है, आप याद कीजिए कि पहले भी ऐसे ही दाऊद जिम्मेदारी ले लेता था। किसके पास कहाँ से, हम आप पत्रकार हैं, बहुत अच्छी तरह से मैं भी अपने मातहत कई ऐसे रिपोर्टर्स को रोज़ झेलता हूँ जो जाकर पुलिस थाने में बैठकर रिपोर्ट ले आते हैं और फिर मैं उसको फाड़ के कूड़े में फेंक देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पुलिस जो लिखवाना चाहती है वो मीडिया में आके छापा जाता है और उसके बाद उसी हिसाब से बहुत कम है जो अंदर से खबरें आती हैं। तो अभी इस पर हम उधर जा ही नहीं रहे हैं कि किसने मरवाया, क्या मरवाया, कौन है कौन नहीं है, ये नहीं जा रहे हैं हम। चुनाव का समय है, सीधा खालिस जिस बोलते हैं कि इसमें इसका सियासी फायदा नुकसान क्या है, आने वाले समय में ये क्या डराने के लिए हत्या है चुनाव से पहले, या इसका फायदा किसी और को मिलने जा रहा है, ये है। और इससे आगे क्योंकि महायुति की सरकार है उस पर क्या असर पड़ा है। और आज महाविकास आघाड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तमाम बड़े नेताओं ने, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या प्रतिक्रिया रही है महाराष्ट्र में, ये सब समझेंगे। जल्दी से अमलेंदु उपाध्याय जी एक छोटा सा कमेंट, फिर जयशंकर गुप्ता जी के पास। महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत नज़दीक से देखा है, वहाँ रह के देखा है जयशंकर जी ने, तो वो भी समझेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि आरएसएस के गढ़ में घर में रह करके पत्रकारिता की है जयशंकर जी ने, तो वो भी जानेंगे इनसे कि कल से लेके अभी तक क्या कुछ बदल गया। लेकिन अमलेंदु जी, इसका क्या असर, सीधा सवाल पूछ रहा हूं, मैं नहीं कहूंगा कि आप दाऊद तक चले जाइए, जरूरत भी नहीं है। क्या असर पड़ने जा रहा है कल परसों में जब चुनाव की घोषणा हो रही है, उससे पहले इस घटना का महाराष्ट्र की सियासत पर? राजीव जी, सीधा महाराष्ट्र की सियासत पे इसका ये असर पड़ रहा है कि महाराष्ट्र में अगर उप मुख्यमंत्री का नजदीकी और मंत्री रहा, विधायक रहा व्यक्ति जो है वो सुरक्षित नहीं है, तो फिर सुरक्षित कौन है? यानी कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। सीधा असर ये पड़ रहा है। अब उसके पीछे कौन है कौन नहीं है वो तो पुलिस का अपना काम है, वो करेगी, कौन है कौन नहीं, उससे हमको भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसके पीछे जो चीजें की जा रही हैं, जो खेल खेलने की कोशिशें की जा रही हैं, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब जैसा कि डॉक्टर राकेश पाठक जी ने बताया कि दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी। पर ठीक है, आप खतरा है, आपने सुरक्षा बढ़ा दी, बहुत अच्छी बात है। तो क्या ये सुरक्षा बढ़ाने के लिए ही ये वारदात हुई क्या? अब सवाल उठना शुरू हो जाएंगे कि क्या इसीलिए हुई, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने पहले सुरक्षा क्यों नहीं दी? ये फिर अफवाहें क्यों फैलाई गई कि 22 श्रेणी की सुरक्षा दी गई बाबा सिद्दीकी को? राजीव जी, कुल मिलाकर बात यह है कि जिस तरीके से अब जिस गैंग का नाम लिया जा रहा है कि साहब वो गैंग उसके पीछे है, अब ये गैंगबाजी अगर होती है तो फिर सरकार वहां किस लिए है? देवेंद्र फडणवीस वहां किस लिए गृह मंत्री है? एकनाथ शिंदे वहां किस लिए मुख्यमंत्री है? अगर हमारे यहाँ यूपी में तो डबल इंजन की सरकार है, यहाँ तो बताया जाता है माफिया मिट्टी में मिला दिए जाते हैं, तो जहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है वहां माफिया मिट्टी में क्यों नहीं मिलाए जा रहे? और जो शिवसेना की नेता है प्रियंका चतुर्वेदी, अगर जानकारी ये है जो हमारे 3 साथी अपनी बात रख रहे थे, डॉक्टर साहब, डॉक्टर राकेश पाठक जी, धनंजय जी, प्रेम कुमार जी जो बात रख रहे थे, और जानकारी के हिसाब से अगर ये कहा जा रहा है कि सलमान खान में हमदर्दी रखने वाले जो लोग हैं वो सचेत हो जाओ, तो क्या जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात हो रही थी, क्या ये वही है? और क्या यहाँ से हम इसको फिर पॉलिटिक्स से न जोड़ें? इसको तो सीधा ये बात, मामला जो है पॉलिटिक्स तक जाता है, राजनीति, और उसमें भी महाराष्ट्र का चुनाव हरियाणा का चुनाव नहीं है दोस्तों, ये महाराष्ट्र है। 288 सीटें हैं और किसी भी हाल में महाराष्ट्र चाहिए, जब 100वें साल में आरएसएस प्रवेश कर चुका है, अपने 100वें साल, स्थापना के 100वें साल में कल प्रवेश कर गया महाराष्ट्र, किसी भी हाल में बीजेपी को चाहिए, आरएसएस को चाहिए।
क्या ये उसकी शुरुआत है? क्या आने वाले समय में और भी ऐसी चीजें देखेंगे? अमरेंद्र जी, आपके पास आता हूं पहले जरा जयशंकर जी इन्हीं सवालों के साथ। राजीव जी एकदम सही कहा हमारे मित्रों ने, हम उनके साथ हैं इस राय से कि देखिए बाबा सिद्दीकी जो है कांग्रेस में थे, वो महायुति की सरकार के साथ या अजित पवार की एनसीपी के साथ इसलिए जुड़े थे कि उनके जान माल की हिफाजत होगी, जान की और माल की भी हिफाजत होगी। विवादित व्यक्तित्व भी थे, उनके खिलाफ भी काफी केस मुकदमे भी चल रहे थे, जांच वांच की बात भी चल रही थी। तो एक था ना कि अगर हम भाजपा या उसके साथ में जुड़ जाएंगे तो हमारी सुरक्षा हो जाएगी, हमारे पास ईडी नहीं आएगा, हमारे पास सीबीआई नहीं आएगा, हमारे पास इनकम टैक्स नहीं आएगा। तो ये बात तो हुई, बाबा सिद्दीकी के साथ भी हुई कि ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स के लोग तो नहीं गए, लेकिन एक तो वो मुसलमान है और बंबई के मुसलमानों में उनका एक असर भी रहा है, एक जमाने से असर भी रहा है। तो देखिए सीधी सीधी इसमें सुनियोजित है मामला, इतना ये नहीं है। जिस ढंग से कल वो लॉरेंस बिश्नोई या उसके नाम से जो भी ट्वीट या फेसबुक पे जो आ रहा है, अकाउंट से आ रही है बातें, वो धार्मिक आधार देकर के आ रही हैं, जय श्री राम और वो सब नारे भी लगाए जा रहे हैं। उसके बाद कि दाऊद और सलमान का साथ देने वाले और ये करने वाले, तो एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि देखो, चाहे गुंडों के इस्तेमाल के जरिए हो, चाहे पुलिस के इस्तेमाल के जरिए हो, चाहे जेल प्रशासन के इस्तेमाल के जरिए हो, हम मुसलमानों के जो बड़े नामवर लोग रहे हैं, चाहे वो अपराधी भी रहे हों, माफिया के नाम से बदनाम रहे हों, या उनके प्रभावशाली लोग हैं, उनका धीरे धीरे हम कैसे कैसे खात्मा कर रहे हैं। एक तो यह है कि एक कनफुकवा तंत्र के जरिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है अपने जनाधार, अपने समर्थकों के बीच में कि देखो हम कैसे निपट रहे हैं इन लोगों से, इनको कैसे कैसे खत्म करेंगे। दूसरी तरफ एक खास संप्रदाय के लोगों को, खास धर्म के लोगों को उकसाने भड़काने की कोशिश भी की जा रही है कि देखो वो भी मारा गया, ये भी मारा गया, हम इसको भी मार देंगे, हम उसको भी मार देंगे, और दिन रात रैलियों में मंचों से भाषण करेंगे कि बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। मतलब इस तरह की बातें क्या शर्मनाक बातें हैं। लोकतंत्र में अगर मुख्यमंत्री कर रहा हो, प्रधानमंत्री कर रहा हो और बड़े जिम्मेदार लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है कि आपको जनता के ऊपर भरोसा नहीं है। 80% हिंदू हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, मतलब कमाल की बात है। तो एक तो ये है, एक इसके पीछे कहीं ना कहीं एक सुनियोजित साजिश है, और उस साजिश मतलब राजनीति है, उसके पीछे साजिश कहें या राजनीति है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को कैसे मजबूत किया जाए। और जिस राज्य में चुनाव होने को होता है वहां इस तरह की शुरुआत जरूर कर दी जाती है। अब उसका क्या असर होगा, कितना आगे जाकर के होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात हो सकती है। देखिए जिस तरह की हरियाणा की जो राजनीतिक स्थिति थी चुनाव से पहले, लगभग उसी तरह की या उससे थोड़ा और ज्यादा खराब स्थिति महाराष्ट्र की है। भाजपा और उनके जो सहयोगी दल हैं, एनसीपी अजित पवार हो या एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, उसके लिए माहौल हरियाणा से तो कुछ ज्यादा ही खराब है। लेकिन एक है कि अगर महाविकास अघाड़ी तो ठीक है, लेकिन इंडिया अलायंस अगर पूरी मजबूती के साथ बंबई में, नागपुर में, औरंगाबाद में, इन सारे महाराष्ट्र के बड़े इलाकों में या ग्रामीण इलाकों में भी अगर पहुंचता है, एकजुट इंडिया अलायंस अगर पहुंचता है, तो मुझे लगता है कि भाजपा के लिए बड़ा भारी मुश्किल वाली बात होगी। देखिए भाजपा के लोग कई लेवल पे काम करते हैं, रैलियों में भी करेंगे, मीडिया के सामने भी करेंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भी करेंगे, और लेकिन जमीन पर भी अपना वो काम करेंगे अपने ढंग से। लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में यह है कि शरद पवार का एक अपना जलवा है, अपना एक नाम है और उनके नाम की एक गरिमा है, और कांग्रेस का भी खासतौर से विदर्भ के इलाके में, मराठवाड़ा के इलाके में काफी बड़ा असर है, जनाधार है, काफी अच्छा है। किसान यहाँ पर भी बहुत नाराज हैं, और किसान यहाँ ये नहीं है कि आप जाट बनाम अन्य कर देंगे या किसी और के नाम से कर देंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, यहाँ थोड़ा मुश्किल है। तो समीकरण थोड़ा अलग है,
अब ये है कि कांग्रेस को या जो महाविकास अघाड़ी के नेता हैं उनको थोड़ा सा बहुत सतर्कता और सावधानी के साथ चलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए, देखिए बंबई में समाजवादी पार्टी का भी असर है, उसके भी कई बार भिवंडी में या अगल बगल के इलाकों में विधायक भी चुने जाते रहे हैं। हमारे गांव के इलाके में भी उनका कुछ असर रहा है, या उसी तरह से और दल भी हो सकते हैं, तो उनको भी किसी न किसी लेवल पे आपको समायोजित करना पड़ेगा। महाविकास आघाड़ी का मतलब सिर्फ कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना नहीं होगी। अच्छा, उनसे आपको बात करनी होगी, उनको साथ रखना होगा। अगर मान लीजिए सीट कम अधिक हो सकता है, लेकिन गुड फेथ में अगर एक मंच पर बंबई में कोई सभा होती है, नागपुर में कोई सभा होती है, औरंगाबाद में कोई सभा होती है, और इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेता, चाहे वो उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राहुल गांधी, नाना पटोले, इसके अलावे भी अगर अखिलेश यादव पहुंच जाते हैं, तेजस्वी यादव पहुंच जाते हैं, या एम के स्टालिन, वहां तमिलियंस का भी बड़ा एक चंक है, अगर एम के स्टालिन आ जाते हैं, रेवंत रेड्डी हो जाते हैं, तो मतलब हेमंत सोरेन अगर पहुंच जाते हैं, ममता बनर्जी अगर तैयार हो जाती है, वो भी आ जाती है, तो उनको भी साथ लेकर के चल सकते हैं। तो अगर एक एकजुट इंडिया अलायंस अगर वहां दिखता है, तो ये भाजपा के लिए भारी कठिन समस्या पैदा करेगा, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे देखिए मध्य प्रदेश में भी जिस तरह की बात अखिलेश यादव के बारे में कमलनाथ ने बोली थी, उसी तरह की बात संजोग से हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने बोल दी थी। यहाँ क्या है, समाजवादी पार्टी को क्या है? अरे भाई कुछ भी नहीं है, लेकिन साथ में रखने में क्या दिक्कत है? आप इतनी सीटें हार के अगर उसी में से 2 सीट दे दिए होते तो क्या परेशानी हो जाती? या अभी देखिए भाजपा का दूसरा खेल और शुरू हो गया है। वो प्रकाश अंबेडकर भी सक्रिय हो गए हैं, उधर असद ओवैसी भी शुरू हो गए हैं, MIM के लोग। तो कहीं ना कहीं अपनी रणनीति आपको इस ढंग से बनानी पड़ेगी कि इनसे कैसे मिलजुल करके निपटा जाए। अभी सीधा सीधा ये होगा कि महायुति की जो सरकार है उसको कैसे भी इस चुनाव में बेदखल करना है। और ठीक है, संजय राउत ने जो बयान दिया हो अपनी जगह एकदम सही है। आप सोचिए कि अगर इसी तरह की कोई घटना झारखंड में हो जाती, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में हो जाती है, हिमाचल प्रदेश में हो जाती, तो भाजपा के लोग क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, गृह मंत्री इस्तीफा दें। भाई अगर उसी आधार पे देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो ठीक है बर्खास्त करना चाहिए। ये तो फेल्योर है ना भाई। आपकी पार्टी में एक आदमी आता है, आपकी सरकार के साथ जुड़ता है, वो अपना इतना लंबा राजनीतिक छोड़ करके, इतिहास छोड़ करके, और उसकी आप रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आम आदमी की रक्षा कैसे कर पाएंगे? अगर जो जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, जैसे बदलापुर में भी जो हुई घटना, इतनी शर्मनाक घटना हुई, और उसके बाद भी मतलब एकनाथ शिंदे बैठे हुए हाथ पे हाथ धरे हुए, देवेंद्र फडणवीस हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हुए, कहीं कोई मतलब ही नहीं है। पुलिस की जांच क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, क्या निकल कर के आएगा, ये अलग बात हो सकती है। लेकिन एक सच यही है कि एक सुनियोजित राजनीति हो रही है। इस तरह की हत्याओं के बाद, चाहे वो अतीक की हो रही हत्या हुई हो, मुख्तार अंसारी की हुई हो, या और जो मामले आए जिस तरह से वो शहाबुद्दीन की भी बिहार में जेल में ही मौत हुई, तो ये सारी जो चीजें हैं कि मतलब उनके देखो इनके प्रतीकों को हम ढहा रहे हैं और उसमें हम किसी की भी मदद ले सकते हैं। तो ये मैसेज अगर चला जाए, जैसे दाऊद की बात होती है, जो अभी हमें धनंजय कह रहे थे, पहले छोटा राजन का इस्तेमाल करते थे लोग, लेकिन अब छोटा राजन अब उतना प्रभावशाली नहीं हो गया। तो अभी लॉरेंस बिश्नोई नाम का कोई आदमी, और वो कहाँ बंद गया? भारत की जेल में नहीं है, गुजरात की जेल में है, गुजरात में साबरमती की जेल में, और वहां बैठ करके अगर इस तरह से ऑपरेट कर ले रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से उसको सरकार का संरक्षण भी है, किसी न किसी लेवल पे तो है। अगर आप ड्रोन से देख लेते हैं पूरी दुनिया में, भारत में घूम घूम करके कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो साबरमती की जेल में कौन उससे मिलने आ रहा है, कौन उससे बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, इतनी खबर भी आपको नहीं है। आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क इतना कमजोर हो गया है। तो इसलिए कहीं शक यही होता है राजीव जी, बाद में खुल करके आएगा, क्या आएगा नहीं मालूम है, लेकिन शक जरूर हो रहा है कि कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई संरक्षण है। अगर लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग में के दावे में कोई दम है, तो इसका मतलब कि उसको कहीं ना कहीं से संरक्षण है। और जिस तरह की बातें वो कर रहा है, उसके नाम, उसके गैंग के नाम वाले जो कर रहे हैं, कौन सोलंके और क्या किसका जो आया है फेसबुक अकाउंट से जो आया है, आई है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो एक उसी दिशा में जा रही है बात। जी राजीव।
बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसके राजनीतिक पहलू को टटोलने की हम कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव की अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले क्या महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है और यहाँ से आगे क्या कुछ हम देखने वाले हैं। हरियाणा में हम लोगों ने सब बहुत कुछ देखा, हरियाणा को लेकर बहुत चर्चा हुई, लेकिन अब क्या महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में भी ऐसे धार्मिक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के साथ क्या सत्ता पक्ष आगे जाना चाहता है। यहाँ पर क्या सत्ता पक्ष जिस बाबा सिद्दीकी को 15 दिन पहले धमकी मिली थी और उसके बाद अगर जो बात कह रहे हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी नहीं थी, और इस बात की पुष्टि की है वहाँ की पुलिस ने, मुंबई बांद्रा की पुलिस ने या पूरे मुंबई की पुलिस ने की होगी, तो आखिर क्या कारण है? क्या इतना ये इग्नोरेंस है, मात्र इग्नोरेंस कहें, या इसके पीछे सियासत है? क्या कुछ है वो समझते हैं सियासी तौर पर देखा जाए, सियासत के हिसाब से देखा जाए, तो कहां देखते हैं इसको प्रेम कुमार जी? जी राजीव जी, एक तस्वीर अभी देख रहा था कि गौरी लंकेश के हत्यारों को जमानत मिल गई है, और जमानत मिलना तो होता है, मौसम देखिए किस मौसम में जमानत मिल रही है, और जो लोग स्वागत कर रहे हैं गेरुआ वस्त्र पहन करके, गेरुआ वस्त्र पहना करके, और बजाते पूरा स्वागत किया जा रहा है जैसे गौरी लंकेश की हत्या नहीं की हो, इन्होंने जाके दुश्मन देश के किसी अपने देश के दुश्मन को कहीं जाके मार गिराया हो, देशभक्त हो। ये देशभक्त के हिसाब से इन गद्दारों को ये किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। ये एक घटना है। एक और मैं देख रहा था, पूर्व सैनिक अफसर हैं, मेजर जनरल, मेजर लिखते हैं अपने आप को, पहले गोदी मीडिया में बैठा करते थे, उनका मेजर गौरव आर्या, वो लॉरेंस बिश्नोई की बहुत शानदार तारीफ कर रहा है, कह रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई से खालिस्तानी थर-थर कांपते हैं, और उसको इस तरह से ऐसे करके फूंक करके प्यार और मोहब्बत भेज रहे हैं। आप समझिए क्या स्थिति है। बोलते हैं उसको फ्लाइंग किस में, वही मतलब आप समझ लिया, हमारे दर्शक समझ गए होंगे। नहीं, कोई हर्ज नहीं है, बोल कीजिए। फ्लाइंग किस भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि उससे ऐसा खालिस्तानी डरते हैं और ये होता है। आज तक हमने नहीं देखा कि किसी खालिस्तानी को मारने की कोई का एक्शन कोई दिखाया हो लॉरेंस बिश्नोई ने। लॉरेंस बिश्नोई ने तो पंजाब में भी कांग्रेस के नेता की हत्या की, और यहां भी वो कांग्रेस का ही नेता था जो बीते दिनों एनसीपी में गया। तो लॉरेंस बिश्नोई का इस्तेमाल पॉलिटिकल राइवलरीज जिसमें होती है उसको एलिमिनेट करने के लिए हो रहा है। लॉरेंस बिश्नोई को संरक्षण कौन दे रहा है? गौरव आर्या जैसे लोग। ये गौरव आर्या कौन है? वही सत्ताधारी दल के इकोसिस्टम का हिस्सा जो अपने आप को देशभक्त और दूसरों को गद्दार बताते फिरते हैं। लॉरेंस बिश्नोई उनका हीरो है। अभी चर्चा भी हो रही थी कि वो पप्पू यादव कह रहे थे कि ये देश हिजड़ों से भरा है क्या, हमें ये दो तो हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खत्म कर देंगे। तो पप्पू यादव के समर्थन में हम नहीं बोल रहे हैं। पप्पू यादव जैसे व्यक्ति भी राजनीतिक शरण लेकर के आए हैं, तो वो दूध के धुले नहीं है। वो भी सीपीएम के नेता की हत्या के आरोप में रहे हैं, और वो भी वैसे ही लोग रहे हैं, भले आज कांग्रेस में रहे हो कहीं रहे हो। लेकिन इनकी भाषा भी प्रोवोकिंग है, और देश को हिजड़ों का बोलना और इस तरह से जो बोल रहे हैं, ये माहौल जो है ना, ये पूरा माहौल हम ये कह रहे हैं कि एक चुनाव के समय में राजनीतिक माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। और हम धार्मिक क्यों बोल रहे थे कि धार्मिक नजरिए से सांप्रदायिकता का माहौल बनाया जा रहा है, इसका कारण यह है कि बोला यह जा रहा है कि दाऊद पहले मारता था, अब देखो लॉरेंस बिश्नोई मारेगा, चुन चुन के मारेगा। ये भाषा है। तो ये भाषा जो है, ये भाषा, और गौरव आर्या जैसे लोग उसकी पीठ थपथपा रहे हैं। तो आप समझिए कि क्या, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दाऊद इब्राहिम का क्या हिंदू वर्जन क्रिएट कर रहे हैं आप जेल में जिस आदमी को फांसी चढ़ना चाहिए, जिस आदमी को सजा होनी चाहिए, जो जेल में है, उसका ये महिमा मंडीकरण चल रहा है।
जेल से बेल मिलता है उसको गेरुआ वस्त्र पहनाया जा रहा है क्योंकि आपको पसंद है गौरी लंकेश की हत्या। तो आप देखिए, एक दिन पहले ही प्रोफेसर जी साईं बाबा उनकी मृत्यु हुई है। भाई वो मृत्यु अपने आप में याद करने के काबिल है। वो तो जैसे मोदी की सरकार आती है, साईं बाबा जेल में बंद, 10 साल तक बिना मतलब के जेल में बंद। उसके बाद हाई कोर्ट रिहा करता है, सुप्रीम कोर्ट बेल देता है, सुप्रीम कोर्ट शनिवार को स्पेशल अदालत लगा करके उसके बेल को रिजेक्ट कर देता है। फिर दोबारा नई बेंच गठित करता है, नई बेंच में भी साईं बाबा को पूरी तरह से निर्दोष साबित किया गया, निर्दोष घोषित किया गया, बरी कर दिया गया और उनको स्वस्थ आदमी जेल में गया और 21 बीमारियां लेकर के जेल से बाहर निकला और बीमार होकर के मौत हो गई। अंडा सेल में जीवन बीता। जिसको अंडा सेल में बीतना चाहिए उसकी तो यहां माला उसको पहनाई जा रही है। जिसको सम्मान होना चाहिए, जिस प्रोफेसर जी साईनाथ का, जिसने पूरा जीवन दलितों, वंचितों, आदिवासियों के लिए गुजार दिया, उसको अंडा सेल में डाल करके मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। ये जो सत्ता है, सत्ता अपराध का इस्तेमाल कर रही है, अपराधियों का, और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो समर्पित लोग हैं समाज के लिए, उसको अपराधी की तरह ट्रीट कर रही है। ये प्रवृत्ति पिछले 10 साल से चली है। इसी प्रवृत्ति का परिणाम है कि कोई दम ठोक करके जाके मुंबई में हत्या कर रहा है। मुंबई में हत्या से आज पूरा राजनीतिक जगत हिला हुआ है। सबको अपनी बारी का डर लग रहा है, इस बात को समझिए। सारी प्रतिक्रियाओं में झांकिए, नजर आएगा कि सबको अपनी बारी का डर लग रहा है। तो अगर इस डर से लड़ना है तो इस सरकार के खिलाफ, इस निरंकुशता के खिलाफ, अपराध का इस्तेमाल करने के खिलाफ एक साझा संघर्ष, और इसको देखना भी होगा, दिखाना भी होगा कि क्या हो रहा है। ये मैंने पहले ही कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम नहीं है कि कोई आया और मार दिया। एक अब मान लीजिए महाराष्ट्र में हत्या हुई तो महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो गया, लॉरेंस मार रहा है। ये पूरे देश का लॉ एंड ऑर्डर है। ये देश के गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा हुआ मामला है कि कैसे ऐसा हो रहा है। आज मान लीजिए मुंबई में लोकल कांग्रेस के एनसीपी लीडर का मर्डर हुआ, कल किसी दूसरे नेता का मर्डर हो जाए, मर्डर कोई दूसरे प्रदेश से हो, साजिश करने वाला तीसरे प्रदेश से हो, कोई जेल में बैठा हो, तो ये मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ नहीं हुआ, ये पूरे देश का लॉ एंड ऑर्डर हुआ। तो हम इसको इसी रूप में देख रहे हैं कि चुनाव से पहले अपराध का जबरदस्त इस्तेमाल दिख रहा है। वो सांप्रदायिक नजरिए से भी दिख रहा है, वो खौफ का वातावरण बनाने से भी दिख रहा है, वो डर का माहौल बनाने से। ये दो बातें इंगित कर रहा हूं। ये साफ तौर पर एक बहुत बड़ी कठिन समय है, अपोजिशन के लिए कठिन समय है। बिल्कुल, अपोजिशन के लिए एक मुश्किल समय, और अपोजिशन यहाँ से कैसे महाराष्ट्र के चुनाव को अपने कब्जे में करता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन क्या जिस जोश हाई के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही थी, इस घटनाक्रम से बीजेपी को यहाँ एक ब्रेक लगा है, ये भी समझें जरा डॉक्टर राकेश पाठक जी। पर जिस राज्य में चुनाव होना हो और वहां अगर इतनी बड़ी वारदात हो जाए तो सत्ताधारी पार्टी कोई भी हो उसके लिए संकट का समय तो आ ही जाता है। प्रेम कुमार जी ने कई घटनाओं को उल्लेख किया है। ये सच है कि जो समाज अपने सामने हत्यारों का अभिनंदन होते हुए देखता है, जो समाज बलात्कारियों को माला पहनाकर उन्हें संस्कारी बताता है, जो समाज हत्या और बलात्कार के आरोप में दोष सिद्ध राम रहीम जैसे बाबा के बार बार पैरोल पर बाहर आने पर खामोश रहता है, वो समाज वैसा भले ना हो जैसा पप्पू यादव ने कहा है, लेकिन निश्चित तौर पर एक मरता हुआ समाज जरूर होता है। ये घटना सचमुच में सिर्फ एक अपराध की घटना नहीं है कि एक नेता की हत्या हो गई। ये घटना हमारी पूरी सत्ता के अपराधीकरण और अपराध के सत्ताकरण का प्रतीक बन रही है। अपराधियों को जिस तरह सत्ता का संरक्षण मिल रहा है और सरकार जिस तरह से अपराधियों पर कृपा बरसा रही है, सजा याफ्ता लोग जिस तरह जेल से बाहर आ रहे हैं और जो जेल के भीतर है वो जिस तरह अपराध को
अंजाम दे रहे हैं। हम नहीं जानते इस वारदात में सचमुच में लॉरेंस बिश्नोई का कोई हाथ है। जिस फेसबुक प्रोफाइल से यह दावा किया गया कि लॉरेंस बिश्नोई ने जो मरवाया है, उसके आईपी एड्रेस तक पहुंचना कितने दूर का काम है, कितने मिनट का काम है आज के आईटी युग में पुलिस के लिए, पुलिस के आईटी सेल के लिए। पुलिस की फॉरेंसिक टीम 24 घंटे के भीतर फेसबुक पोस्ट लिखने वाले की जड़ों तक पहुंच सकती है। लेकिन पिछले कई महीनों में या कहें कई सालों में ऐसी घटनाओं में आपने कभी नहीं देखा होगा कि मूल स्रोत तक पुलिस पहुंच पाई। हमने लोकसभा चुनाव से पहले देखा हवाई अड्डों को उड़ाने की धमकियां, हवाई जहाज को उड़ाने की धमकियां, अस्पतालों, स्कूलों को, नोएडा, दिल्ली के 100 स्कूलों को उड़ाने की धमकियां। राजीव जी, मुझे ध्यान नहीं है कि वाकई में वो धमकी देने वाले जिस मेल एड्रेस से मेल करके दिल्ली पुलिस के ईमेल आईडी पर, गृह मंत्रालय के ईमेल आईडी पर लोग धमकी दे रहे हैं कि साउथ ब्लॉक उड़ा दिया जाएगा, नॉर्थ ब्लॉक उड़ा दिया जाएगा, उसके बाद की कोई फॉलोअप खबर पुलिस ने, सुरक्षा एजेंसियों ने नहीं बताई कि उस मेल करने वाले तक पुलिस पहुंच पाई कि नहीं। वो मेल किस कंप्यूटर से, किस आईपी एड्रेस से जनरेट हुआ था, कहां से मेल किया गया था, वहां तक पुलिस कभी नहीं पहुंच पाई। ये कुछ पहेलियां हैं जो बताती हैं कि सरकार, सत्ता में बैठे लोग इस तरह की वारदातों के पीछे बहुत दूरगामी लक्ष्य लेकर चलते। बार बार हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं, जयशंकर जी ने बहुत विस्तार से इस बात का विवरण हमारे सामने रखा कि ये घटना सिर्फ इतनी ही नहीं है जितनी दिखाई दे रही, इसके पीछे बहुत कुछ है। वो 3 लड़के जो सिर्फ 2.5 लाख रुपए में एक सुपारी लेकर एक पूर्व मंत्री की हत्या कर जाएं, तो मामला सिर्फ इतना नहीं है, ये आइसबर्ग के ऊपर का सिरा हमें दिखाई दे रहा है। इसलिए ये जो आपका प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई है शाम होते होते, निश्चित तौर पर बीजेपी को और उसकी जो महायुति की वहां सरकार है उसे चुनाव में जाते वक्त इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। ये खतरा सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या को लेकर नहीं, ये पूरे समाज के सामने मौजूद खतरा है कि सरकार, सत्ता में बैठे लोग इसे रोक नहीं पा रहे। अपराधी जेल के भीतर से अगर हत्या करा रहे हैं तो ये उससे भी गंभीर बात है, और अगर उसने नहीं कराई है उसके पीछे कोई और है, राजनीतिक मंतव्य है, चुनाव से पहले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश है, लोगों को, एक समुदाय को, एक संप्रदाय को डराकर रखने की कोशिश है। लंबा सिलसिला हम सब ने गिना दिए नाम, किस किस तरह से लोग अभी तक मारे गए जेल के भीतर या जेल के बाहर, पुलिस की अपनी अभिरक्षा में जिस तरह से हत्याएं हुई हैं। तो जयशंकर जी की मैं उस बात को आज का हासिल मान रहा हूं कि उन्होंने कहा कि सरकार और सत्ता में बैठे लोग और एक विचारधारा के लोग दूसरे समुदाय, दूसरे संप्रदाय के प्रत्येक चिन्हों को ढहाने का काम कर रहे हैं। जो बड़े बड़े नाम हैं उस समुदाय के, उस संप्रदाय के, उन्हें इस तरह से खत्म करके, उन्हें एलिमिनेट करके समाज से उस पूरे वर्ग को डराने की कोशिश है। और ये एक सभ्य समाज में, एक लोकतांत्रिक देश में बेहद खतरनाक संकेत है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल बेहद खतरनाक संकेत है, और इन संकेतों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं अब, जबकि हरियाणा का चुनाव समाप्त हो चुका। और हरियाणा का बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहीं से बीजेपी थोड़ा मोराल बूस्ट करके निकल रही थी, लेकिन क्या महाराष्ट्र के चुनाव में अपने आप को और बूस्ट करने के चक्कर में और ये जो घटना घटी है यहां से बैकफुट पर है बीजेपी, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे दोस्त ये कहते हैं, लिखते हैं कि आप लोग कुछ भी कर लीजिए, कोई भी बात कर लीजिए, कितना भी विश्लेषण कर लीजिए, लेकिन ईवीएम जब तक है तब तक बीजेपी ही जीतेगी। तो दोस्तों, मैं हाथ जोड़ के करबद्ध आप लोगों से प्रार्थना है, हम यहाँ जितने लोग हैं 5 और 1 में 6, हम लोग किसी को जिताने हराने के लिए यहाँ नहीं बैठते हैं, हम यहाँ पर विश्लेषण करने के लिए बैठते हैं। हमारा काम विश्लेषण होता है, जो खबर है और सही खबर, सच्ची खबर आप तक पहुंचाने के लिए बैठते हैं। अब उसके बाद राजनीतिक दल और जो चोरी कर रहे हैं वो भी हम लोगों तक अगर पता है तो वो भी हम आप तक पहुंचाते हैं। और रही बात हरियाणा की, तो हरियाणा में भी कांग्रेस चारों तरफ अपर साइड दिख रही थी। कांग्रेस को पिछली दफा 28% वोट मिले थे, इस बार 39% वोट मिले हैं। कितना प्रतिशत बढ़ा? 11% वोटों में इजाफा हुआ। ये 11% वोटों में इजाफा क्या कहलाता है ये आप समझ सकते हैं। बाकी काम ईवीएम और बाकी ईवीएम और कांग्रेस, बीजेपी, चुनाव आयोग, इनका जो भी है
वो सब कुछ आप तक हम रखते हैं, रॉ मटेरियल आप तक लाकर रखते हैं, जो जैसा है वैसा रखते हैं, ये आप जान लीजिए। आप ये परेशान ना होइए और ना हमको करिए कि अरे आप लोग कुछ भी कर लेंगे, होता तो कुछ और है, तो समाचार सुनना हमारा बंद कर दीजिए आप, हम यही कहेंगे आपको। या आप सुन रहे हैं तो वो पेशेंस रखिए जिसमें जो सच है, अगर बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है तो क्या कहें हम, नहीं हुई है ये कह दें, या इनकी हत्या से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ये कह दें, ये तो कह नहीं सकते। हम महामूर्ख तो बैठे नहीं है इस चैनल पे, सब यहाँ बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, तो इस बात को आप लोग समझिए। अच्छा, दो शब्द उन ट्रोलर्स के लिए भी, 2% वाले ट्रोलर्स के लिए भी, कि आप थोड़ा पढ़िए लिखिए, आप लोगों के लिए फ़ायदा रहेगा। आप लोगों को जिस रोज़गार पे जिन लोगों ने लगाया है, आप ज़िंदगी आपकी ऐसे बीत जाएगी और कुछ दिनों बाद आप कटोरा लेकर सड़क पे रहेंगे, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। इसलिए बेहतर है कि पढ़िए लिखिए, थोड़ा काम कीजिए और बुद्धि बढ़ाइए और दोनों पक्ष को देखने की कोशिश कीजिए। आपको हो सकता है नरेंद्र मोदी पसंद हो तो अच्छी बात है, पसंद कीजिए, बुराई थोड़ी है। कई लोगों को पसंद थे 2014 में, भटक गए थे, वो बाहर आ गए। लेकिन आप अपने बाल बच्चों, अपने परिवार, अपना भविष्य, शादीशुदा हैं तो बच्चों के लिए, और शादीशुदा नहीं हैं तो अपने भविष्य के लिए अपने साथ खिलवाड़ मत कीजिए। ये 2% वालों के लिए कह रहा हूं। खैर, आना चाहता हूं धनंजय जी आपके पास। धनंजय जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन बहुत जरूरी है बात कहता हूं, खरी खरी, बिल्कुल इधर उधर की बातें नहीं करता हूं, टू दी पॉइंट बात करता हूं, इसलिए बात कर रहा हूं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात इसलिए क्योंकि हम लोग बैठकर विश्लेषण करते हैं और हमको समझाया जाता है कि आप कुछ भी कर लीजिए, होगा तो वही। अरे भाई, हम वहां तलवारबाजी नहीं कर रहे हैं, हम खबर दे रहे हैं, वो आपको करना है। आप वोट देने जाइए, आपको अगर लगता है आप चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो तो आप वहां तलवारबाजी कीजिए, हम आपके साथ आएंगे, उन खबरों को और प्रसारित करेंगे। आप एक हैं, हम 1 से 1000 के बीच पहुंचाएंगे, ये हमारा काम है। हमारा काम ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करना किसी भी खबर को। हमारा काम थोड़ी है कि जाके तलवार लेकर के खड़े हो जाएं, हमारा काम थोड़ी है कि हम जाकर के बॉर्डर पे खड़े हो जाएं, ये हमारा काम नहीं है। हमारे हाथ में कलम है, जुबान है और समाचार देना, ये हमारा काम। धनंजय जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं, ये इसलिए भी क्योंकि कई लोग भटके हुए हैं, बहुत भटक गए हैं हमारे साथी, इसलिए। लेकिन धनंजय जी, इससे राजनीति पर क्या फर्क पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? महाराष्ट्र की राजनीति पे कल से लेकर आज तक मोहन भागवत कहां यहां अपर साइड दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी कहां दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी कल मोहन भागवत के भाषण को ट्वीट कर रहे हैं, कोट करते हुए, माननीय मोहन भागवत जी का यह भाषण जरूर सुनना चाहिए, ये लिख रहे हैं। तो और हमारे देश के प्रधानमंत्री ये लिख रहे हैं। दुख होता है ये सुन के, ये पढ़ के दुख इसलिए होता है कि प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक चेहरा है, वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ चुका है। जिस समय वो प्रधानमंत्री, जिस समय राष्ट्रपति कहती है कि मैं अपनी सरकार चुन रही हूं, तो इसलिए थोड़ी तकलीफ होती है कि वो माननीय मोहन भागवत जी के भाषण को ट्वीट करके कहते हैं जरूर सुनिए। यहां से एक बात को यहां फुल स्टॉप लगाते हैं, दूसरी बात को आगे बढ़ाते हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है रात को, और उसके बाद चुनाव की घोषणा आज होने वाली थी, आज नहीं हुई, हो सकता है कल हो या परसों हो, जब भी हो घोषणा तो होगी। लेकिन सियासत किस दिशा में है? देखिए, बाबा सिद्दीकी की हत्या का एक नुकसान जो है अजीत पवार साहब को तो होगा, क्योंकि अजीत पवार को उम्मीद थी कि उनके आने से उनके मुंबई में खास करके उनका कुछ बनेगा, आधार बनेगा। एक और मैं अंतर देख पा रहा हूं कि समाजवादी पार्टी जो है उसको भी साथ लेकर के चलने की जरूरत पड़ेगी मुंबई में, खास करके क्योंकि मुंबई में अबू आसिम आजमी जो है वो समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं और वो जीतते रहे चुनाव, और मुस्लिम वोट उनके साथ है, तो मुस्लिम वोटों का बिखराव ना हो, ये एक जरूरी है। फिर एक जो जयशंकर भाई ने बतलाया था पहले कि वो गुजरात की जेल में बंद है आदमी और उसके नाम से ये सारी घटनाएं हो रही है, ये हवा में नहीं हो रही, उसकी चर्चा है बार बार, तो हवा में नहीं हो रही है राजीव भाई, उस चर्चा का कहीं ना कहीं कुछ जुड़ता है। गुजरात में बैठा हुआ व्यक्ति का प्रेम भाई जो बोल रहे थे कि वो निकलता है हत्या करके और उसको जो है फूलमाला पहनाते हैं और तमाम चीजें करते हैं, जमानत तो सही है, वो भी चिंता पैदा करता है। जो गौरी लंकेश की हत्या कर देता है और उसको, अब कई सारे चीजें चल रही है, आप फेसबुक पे या किसी ट्विटर पे जाएंगे, सोशल मीडिया पे जाएंगे तो तमाम चीजें दिखाई पड़ रही है।
लेकिन एक कोशिश आरएसएस के भाषण को, मोहन भागवत के भाषण को मोदी जी ट्वीट कर रहे हैं, मोदी जी के भाषण को कोई झंडूलाल ट्वीट कर रहे हैं, वो सब ट्वीट चलता रहेगा, क्योंकि उनको पता है कि इस बार अगर सिक्का गोल हुआ तो बहुत लंबा गोल हो जाएगा, क्योंकि आक्रोश भयंकर है, इससे इनकार नहीं कर सकते। और जो दर्शक कह रहे हैं कि ईवीएम के बिना हरा नहीं सकते, वो भी अपनी जगह, उनकी निराशा है वो, कि वो लगातार, उनको लगता है हमारे मीडियम के माध्यम से ही नहीं बल्कि समाज में भी जब चल रहे होते तो उनको लगता है कि मोदी का वो जादू नहीं रहा, बड़ी महंगाई है, बेरोजगारी है, हिंदू मुसलमान बहुत ज्यादा हो गया है, ये सब पाखंड बहुत बढ़ गया है। अब देखिए ना, छोटे छोटे बाबा भी आ गए हैं, एक जो है 5 साल का बाबा आ गया है, एक 14 साल का बाबा आ गया है, वो भी ज्ञान दे रहा है। तो इतने बाबा आ गए हैं कि कई दफा लगता है कि अब कहा जाएगा देश बाबाओं का देश, ये देश जो है बाबाओं क्या का। करेंगे? नौकरी नहीं है तो क्या नहीं, करेंगे? नौकरी की वजह से, नौकरी पे वो हैं, उनको आरएसएस ने नौकरी पे रखा है कि तुम ये फैलाना, हम तुम्हारे साथ खड़े। ये इसको आप ये सुनियोजित है और बड़ा गहरा सुनियोजित। नाले के गैस से मतलब चाय ये बनाइए, बेचिए। नहीं, नाले के गैस से तो चाय बना के बेच लीजिएगा, कोई देश का नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये बाबा जो है ना, जो 600 बाबा पैदा हुए, हर जात में एक बाबा है, उससे देश का बहुत भारी नुकसान है, हिंदू धर्म का भी नुकसान है और देश का नुकसान है। और आप देखिए, आप ये देखिए कि जिस तरह से गिरिराज सिंह बोलते हैं, जिस तरह से भागवत बोलते हैं, जिस तरह से मोदी बोलते हैं, जिस तरह से और झंगू मंगू उनके नेता हैं वो बोलते हैं, और जिस तरह से उनके पीछे पीछे बाबा बोलते हैं, वो चाहे यतीन्द्र जी हो या फलाना जी हो या ढिकाना जी हो, वो तमाम। अब ये बड़ा चिंता ये पैदा करता है कि कांग्रेस या जो भारत की आजादी के बाद जो देश को स्वरूप देना था, वो कहाँ जा रहा है देश। एक ऐसा देश जो आइडिया ऑफ इंडिया था, वो आइडिया ऑफ इंडिया था बनाने में क्यों लगे हुए हैं। और ये देश जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात कर रहे हैं, क्या हिंदू राष्ट्र रहेगा ये? और जब एक बार, मैं एक और अलग बात कह रहा हूं राजीव भाई, सिनेमा में एक जमाने में बहुत गैंगवारी हुई थी, बहुत लोग सिनेमा के मारे गए थे, और सिनेमा में इतना पैसा लगा हुआ था कि सिनेमा बन ही रहा था दाऊद के पैसे से या अंडरवर्ल्ड के पैसे से, और अंडरवर्ल्ड वाले तय कर रहे थे कि कौन हीरो होगा, इसकी टेरिटरी कहाँ बिकेगी, क्या क्या तय हो रहा था। तय मानिए, अगर यही चलता रहा तो 2-4-5 साल में इस देश में पूरा अपराध जो है, पूरा जो आपराधिक गिरोह है, वो कंट्रोल करने लगेगा आपकी राजनीति को। हालांकि उसकी झलक आपको मिल रही होगी, अब जो कह रहे हैं वो आप समझ रहे होंगे। तो पूरा का पूरा सिस्टम आपका किस तरह से कोलैप्स हो गया है। चुनाव आयोग बोलिए, कोर्ट बोलिए, तमाम चीजें हो। एक तरफ जो आप प्रेम जी बता रहे थे साईं जी के बारे में क्या क्या हुआ, दूसरी तरफ आप उमर खालिद है और लोग हैं किस तरह से जेल में बंद है, उनकी सुनवाई भी नहीं होती है, जमानत भी नहीं होती है। दूसरी तरफ अपराध करते हैं, केस भी दर्ज नहीं होता है। तो ये क्या है? खुलेआम गुंडई है। राजनीति में इतनी गुंडई कभी देखी नहीं गई, गुंडई की पराकाष्ठा है। अब मणिपुर जो है एक बड़ा उदाहरण है, इसको आप छोटी मोटी चीज से मत लीजिए। मणिपुर इतना बड़ा उदाहरण है, और जिसको आप ट्रोलर गैंग कह रहे हैं, वो ट्रोलर गैंग खाली नहीं है, वो जाहिल जो है इतने खड़े हो गए, उनको लग रहा है कि ये देश उनके बाप का है और उनके बाप का हमेशा बना रहेगा। ये देश किसी का बाप का नहीं है, सबके बाप चले गए, हमारे बाप भी चले गए, उनके बाप भी चले जाएंगे, वो भी चले जाएंगे, ये देश यहीं बना रहेगा। और ये देश की संस्कृति, जो धर्म और संस्कार की नसीहत दे रहे थे भागवत जी, उनको धर्म और संस्कार दोनों शायद नहीं पता है, या पता है तो पूरी भीड़ के सामने जो है भ्रम फैला रहे हैं, कीचड़ फेंक रहे हैं। न धर्म ऐसा होता है, न संस्कार ऐसा होता है। झूठ बोलने का भारतीयों का संस्कार कभी रहा नहीं, सत्यमेव जयते लिखा नहीं जाता हर जगह। ये झूठे बोलने वालों का संस्कार जो है वो ज्ञान दे रहे हैं कि संस्कार क्या होता है। जो धर्म के नाम पर पाखंड फैलाते हैं, अब बताइए कि मस्जिद के बाहर जमा होकर के लोग जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, ये क्या है? इससे बड़ा पाखंड क्या हो सकता है? इससे ज्यादा नफरत क्या हो सकती है? आप देखिए हिमाचल प्रदेश में सरेआम गुंडाई हो रही, क्या कहिएगा इस पे? आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप चुनाव आयोग के पास जाइए, आप फलाने के पास जाइए, तो जो हताशा है लोगों में, जो आपके हमारे कमेंट्स बॉक्स में जो आते हैं कि जब तक ईवीएम को नहीं संभालिएगा तब तक कुछ नहीं होगा, क्यों आती है हताशा? हताशा इसीलिए आती है। अब इस हताशा से कैसे लड़ना है पॉलिटिकल पार्टियों को? हम तो लड़ नहीं सकते, पॉलिटिकल पार्ट आप नहीं लड़ सकते, हमारा आपका काम तो मुंह से बोलना और सही बात बोलना कि कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, इतनी बात करना है। और कोई भी हिंसा को जायज नहीं ठहरा सकता, लेकिन ये ऐसा समूह है, ऐसा गिरोह है इनका जो हिंसा को जायज ठहराते हैं, बार बार हिंसा को जायज ठहराते हैं। और हिंसा को आज की तारीख में जायज ठहराने का मतलब क्या है?
कि आप जो है समाज को ऐसी दिशा में ले, इनके बेटे फॉरेन में पढ़ करके जो है वो बड़े आदमी बन रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, और जो झंडा लेके जो टपोरी टाइप, अभी इसमें भी जो पकड़ा गया 3 लड़का, वो क्या है, झोपड़पट्टी का आदमी है, जिसके पास खाने के लिए ढंग का नहीं, झोपड़े का घर है। आप याद कीजिए अतीक अहमद को मारने वाला कौन था, वैसे ही लोग थे। तो ये सब जो अपराधी को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपराधों को, अपराधियों को, ये बहुत भयानक है किसी भी समाज के लिए। बिल्कुल। और एक और लास्ट बात मैं कहूं, एक लास्ट बात और कहूं कि जब भी किसी समाज में अपराधी गुंडा मसीहा बन जाए तो समझिए समाज गटर में डूब चुका है, ये ध्यान रखिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तकलीफ यही होती है धनंजय जी कि इस बात को इतिहास गवाह है, और वर्तमान में भी कुछ देश ऐसे हैं जहां ये सारी चीज़ें चल रही हैं, उसके बाद भी हमारे देश के लोग 140 करोड़ जनसंख्या छोटी मोटी जनसंख्या नहीं है। इसमें मैक्सिमम लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज लेके खुश हो रहे हैं, जाके वोट दे आते हैं, लाभार्थी कहलाते हैं, और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अपने भविष्य के साथ क्या कर रहे हैं। मंदिरों के बाहर देखिए, सड़कों के किनारे देखिए, बाकियों को देखिए, देश कहाँ से कहाँ चला गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अभी किस दिशा में जा रहा है। और उन लोगों को हमेशा छात्र आंदोलन इस देश ने कई देखे हैं, और कम से कम युवाओं को तो जागना चाहिए। और युवा अगर भटक रहे हैं, आज की तारीख में भटक गए हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं उसी को, और नफरत बिल्कुल जहर की तरह रग रग में जो दौड़ रही है, क्या कहा जाए, इसलिए तकलीफ होती है। खैर, अमलेंदु जी एक छोटा सा कमेंट इस पे चाहूंगा आपसे, और फिर जयशंकर जी से क्लोजिंग कमेंट। अमलेंदु जी। देखिए, ये गुजरात मॉडल पूरा जो है वो देश में हावी हो रहा है, और इत्तेफाक कहिए या जो भी कहिए कि जो व्यक्ति बंद है गुजरात की साबरमती जेल में, वो वहां से संचालित कर रहा है। और जो आपका सवाल था कि इसका क्या, इस पे महाराष्ट्र के चुनाव पे कुछ असर पड़ेगा, महाराष्ट्र की राजनीति पे असर पड़ेगा, चीजें शुरू हो गई राजीव जी। सवाल पूछे जा रहे हैं कि गुजरात से ये क्यों संचालित हो रहा है। और ये जो प्रियंका चतुर्वेदी हैं, आज सुबह उन्होंने ट्वीट किया, और उस ट्वीट में उन्होंने यही लिखा कि भाई हमारी मुंबई पुलिस जो थी इतनी शक्तिहीन कभी नहीं थी जितनी जो है अब हो गई है। जो गुजराती जोड़ी के सामने जो है जिस तरीके से मुख्यमंत्री और मतलब जो सरकार है पूरी नतमस्तक नजर आ रही है। तो राजीव जी, ये पूरा गुजरात मॉडल इस तरीके से चल रहा है, और अब पता नहीं कि उसने लॉरेंस बिश्नोई ने किया भी कि नहीं किया, क्योंकि पहले भी उसका नाम लेकर एक तरीके से किया गया था। आपको याद होगा कि लोकसभा का चुनाव जब चल रहा था तो जो वो शिव सीट से विधायक रहे और फिर वो सांसद हो गए रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान वाले, उनको विधायक जो है राजस्थान के निर्दलीय, उनको भी इसी तरीके से धमकी दी गई थी, और वो कोई उदारा करके लॉरेंस बिश्नोई का बताया जाता है कि उससे दी गई धमकी, फिर उसी का खुद का जवाब आया कि हमने धमकी नहीं दी है और ये हमारा काम नहीं है। तो यानी किस तरीके से नाम लेकर किया जाता है। तो ये लोग जो नाम लेकर कर रहे हैं, तो ये राजनीति पूरी तरीके से अगर मतलब नहीं भी है तो पॉलिटिकल जो बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इसका बीजेपी को नुकसान भी होगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर ये ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं तो ध्रुवीकरण दूसरी तरफ भी जा सकता है। एक तो गुजरातियों को लेकर महाराष्ट्र में वैसी राजनीति बड़ी नफरत सी है, और ये गुजरात से जिस तरीके से चीजें संचालित हो रही हैं, अभी सवाल उठ रहे हैं, तो इसका नुकसान कुल मिलाकर बीजेपी को भी हो सकता है। तो ऐसी राजनीति से मुझे लगता है बीजेपी को बचना चाहिए। लेकिन राजीव जी, यहाँ अगर एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि वो अपना कुछ कैरियर बचाएं और राजनीति अपनी ठीक ठाक करें, तो उनको मुख्यमंत्री होने के नाते गृह मंत्री को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। बीजेपी की हिम्मत नहीं है इस समय कि एकनाथ शिंदे के इस कदम पर कुछ चू भी कर पाए जी। सारे बदले एकनाथ शिंदे अपने पूरे कर सकते हैं, उनको नेक सलाह है, बाकी वो माने ना माने उनका काम है जी। चलिए, एकनाथ शिंदे और दोनों उप मुख्यमंत्री अजित पवार और फडणवीस साहब, ये तीनों की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो टाइट कर दी गई है, कड़ी कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। अमलेंदु भाई, आप चांद पे थूकने की बात कर रहे हैं कि ये जो है शिंदे जी चांद पे थूक दे। खैर, चलिए चलिए, एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा सीटें लड़ने के लिए उनको मिले, और अभी से घोषणा हो जाए कि मुख्यमंत्री अगले वही रहेंगे। आगे देखते हैं क्या कुछ एकनाथ शिंदे के हाथ में आता है। अभी तो कहानी की शुरुआत हुई है, चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, यानी किताब अभी छप के आई नहीं है। चलिए, जयशंकर जी आपके पास आता हूँ।
क्लोजिंग कमेंट, बहुत कुछ हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें महाराष्ट्र की सियासत और उसका असर दिल्ली की सियासत पर कितना ज्यादा? देखिए, महाराष्ट्र तो एक तरह से मुंबई जो है देश की कमर्शियल कैपिटल कही जाती है, व्यावसायिक राजधानी कही जाती है, तो उसका तो अपना एक महत्व है, बिल्कुल है, देश की राजधानी में भी है, देश की राजनीति में भी है, और ऐसे भी बड़ा सूबा है, ज्यादा सांसद हैं, ज्यादा विधायक हैं, तो इसलिए उसका महत्व तो अपनी जगह है। लेकिन अभी जो बातें उभर करके आ रही थी, जैसे अभी आपने भी कहा, मोहन भागवत जी की बात कही और मोदी जी से कहा, मोदी जी ने कहा कि उनको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मोहन भागवत जी की किस बात को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ये हमारी समझ में नहीं आता है, क्योंकि हर 3 महीने पर वो अपनी बात बदल देते हैं। वो कभी कह देते हैं कि साहब सारे लोग, हिंदुस्तान के सारे लोग हिंदू हैं, मुसलमान भी हिंदू हैं, कभी ये कह देते हैं, कभी बिहार में जाके कहते हैं कि साहब आरक्षण बहुत हो गया, अब उसकी समीक्षा होनी चाहिए। फिर बाद में जब हार जाती है उनकी पार्टी तो कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो अभी चलना चाहिए, अभी चलना चाहिए। तो उनकी कौन सी बात? अच्छा, दूसरा ये बार बार वो दावा करते हैं लोग कि साहब हमारे यहाँ तो जाति उति से हम लोगों का कोई मतलब नहीं, जाति को हम मानते ही नहीं। मैं बार बार कई मंचों से कहता हूं मैं, और एक बार आज की तारीख में फिर से एक बार कह रहा हूँ, इसी डीबी लाइव के मंच से कह रहा हूँ कि देश में जाति जनगणना जब होगी तब होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जाति जनगणना करा दीजिए। मोहन भागवत जी, आपके लिए बड़ी चुनौती है ये। आप बता दीजिए कि आपके सर संघ चालक आप खुद हैं, उसके अलावे सर कार्यवाह या जितने प्रमुख हैं आपके, उनकी क्या जाति है? आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने पिछड़ी जातियों के लोग हैं या एससी समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, कितनी महिलाओं का उसमें समागम है? आज मेरे ख्याल से उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पूरी सूची जाहिर कर दीजिए, आप एक बार सार्वजनिक कर दीजिए। अब बता दीजिए कि देखिए साहब, हम तो बहुत सबको मिला जुला करके चलते हैं, उसमें देखिए हमने इतने एससी एसटी और ओबीसी के लोगों का दिया है, प्रतिनिधित्व दिया है, अल्पसंख्यकों को तो देंगे नहीं, क्योंकि उनको तो आप 1942 से ही दुश्मन मानते हैं। जब गुरु गोलवलकर से पूछा था लोगों ने ना कि साहब वो हम लोग क्या करें, गांधी जी कांग्रेस ने जो कॉल किया है क्विट इंडिया के लिए, तो उसमें हम लोगों को साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो गोलवलकर जी ने कहा था कि नहीं नहीं, हमको अंग्रेजों से नहीं लड़ना है, हमको देश के अंदरूनी दुश्मनों से लड़ना है। कौन है अंदरूनी दुश्मन? कम्युनिस्ट और अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक यानी मुसलमान। तो उस समय से आप तो दुश्मन मान है, तो उनको तो चलो नहीं करेंगे, लेकिन आप यही बता दीजिए कि साहब आप हिंदू एकता एकजुटता की बात करते हैं, हिंदू समागम की बात करते हैं, तो उसमें आपने ओबीसी को, एससी को, एसटी को या महिलाओं को कितना दिया प्रतिनिधित्व? ये साफ हो जाए, एक बार आप बता दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। रहा सवाल उसके अलावे जो है, ये बात जैसे गुजरात की बात हो रही है, देखिए तो महाराष्ट्र के लोगों को एक तरह की राजनीतिक चुनौती है, महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए एक चुनौती है कि गुजरात के लोग महाराष्ट्र पे शासन करेंगे या महाराष्ट्र के लोग खुद इमर्ज करके कुछ सामने आएंगे। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे? देखिए अभी जो बीजेपी के अंदर का जो आत्मविश्वास जगा है हरियाणा में जीत के बाद, तो वो तो यही है कि साहब अब हम अपने दम पे सरकार बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे, जिसको साथ रहना हो रहे, ना रहना हो ना रहे। अब बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद थोड़ा सा उनका विश्वास जरूर डगमगाएगा, क्योंकि जो अजित पवार के नाम से थोड़ा बहुत भी इधर उधर कुछ लोग जाने वाले थे, मेरे ख्याल से अब वो नहीं जाएंगे, उनको सामने समझ में आ गया है। तो ये बहुत बड़ी बात रहेगी ये उनके सामने, इसलिए ऐसा नहीं है। अब वही है, जैसे मैं बार बार कहता हूं ना कि समाजवादी पार्टी है या अन्य दल है, देखिए मुंबई जो है पूरी तरह से कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, वहां पे तेलुगु भी बहुत हैं, वहां तमिल भी बहुत हैं, वहां मलयाली बहुत हैं, जिनको अन्ना अन्ना सबको कहते हैं, जो साउथ इंडियन है सबको ही अन्ना अन्ना करके बुलाते हैं लोग। बिहारी बहुत है, बिहार के लोग बहुत ज्यादा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वी हमारे बहुत भरे हुए हैं वहां पर। ये बाबा सिद्दीकी वगैरह लोग तो वही है ना, बिहार से जाके माइग्रेट करके जाके वहां बस गए, वहीं के होकर रह गए थे। तो उसी तरह से तो उनका एक समन्वय सामंजस्य आपको बनाना होगा। आप अगर इंडिया अलायंस को सामने रख करके प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ते हैं तो एक तस्वीर अलग ढंग से इमर्ज करेगी। सभी दलों को प्रतिनिधित्व देना मुमकिन नहीं हो सकता है, और न सभी दल मांगेंगे भी नहीं मांगेंगे, लेकिन अगर सभी दलों के जो प्रमुख नेताओं की एक मंच से प्रस्तुति हो जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ा संकेत जाएगा। तीसरी बात जो आपने राजीव जी कही थी, जो
ट्रोलर्स के लिए या अपने कुछ लोग जो है हमारे यहाँ कमेंट करते रहते हैं कि साहब आप कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो ईवीएम तो मैनेज कर ही लेंगे। देखिए आपने सही कहा है, ये काम हमारा नहीं है। हम तो सिचुएशन का विश्लेषण करते हैं, राजनीति का जो घटनाक्रम है उसको समझाते विश्लेषण करते हैं। ईवीएम में धांधली हो सकती है, हरियाणा में हो सकती हुई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो तथ्य दिए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं कि साहब 99% जो चार्ज जो थी वो ईवीएम मशीनें, उनकी गिनती में कुछ और होगा, और जो 60-70% ये हो सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये काम हम क्या कर सकते हैं? हम तो उसको रख सकते हैं ना। अगर कांग्रेस के लोग ये बात बताते हैं कि साहब 2 तरह की ईवीएम मशीनों से काउंटिंग हुई और उसके फर्क सामने है, तो हम उसको बता सकते हैं। ईवीएम से लड़ नहीं सकते हम। ये काम तो राजनीतिक दलों को करना होगा, कांग्रेस को या विपक्ष की अन्य दलों को करना होगा। ये जो मैं बार बार कहता हूं राजीव जी, अब पता नहीं हम लोग तो मुश्किल है ना कि मुफ्त सलाह देने वाले लोग हैं, कि मुफ्त की ही सलाह है ये कि भाई चुनाव अब उस ढंग से नहीं लड़ सकते जैसे पहले आप लड़ते थे। रैली बहुत बड़ी हो गई, सभा बहुत अच्छी हो गई, लाखों लोग आ गए सुनने के लिए, बहुत भीड़ हो गई, शिवाजी पार्क में हो गई या आजाद मैदान में हो गई या नागपुर के किसी मैदान में हो गई, तो एक अलग बात है, वो तो होती रहती होगी ही। आज जो है आपको बूथ मैनेजमेंट से लेके काउंटिंग मैनेजमेंट बहुत सख्त जरूरत है। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने से लेके वोटर लिस्ट में नाम कटवाने तक, बूथ कहाँ कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा इसकी व्यवस्था देखने और उस पर निगरानी रखने तक, जो ईवीएम मशीन जिसमें पोल हो रहा है, फॉर्म 17F जो बनता है तो उसमें बताते हैं कि ईवीएम नंबर सो एंड सो में इतने वोट दर्ज हुए हैं। इसको पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट को, पोलिंग एजेंट को नोट करना चाहिए। बाकायदा तो लिखित देते भी हैं, लेकिन आपको नोट करना चाहिए और ये अपने इलेक्शन एजेंट को बताना चाहिए जाकर के कि भाई देखो हमारे बूथ पे इतनी मशीनें काउंट हुई हैं, उनके नंबर ये थे और उनमें इतने इतने वोट पोल हुए। जब काउंटिंग शुरू हो तो मिलान करना चाहिए आपके काउंटिंग एजेंट को कि हाँ भाई यही नंबर वाली जो ईवीएम मशीन काउंट हो रही है या कोई और मशीन काउंट हो रही है। हमने आपको बताया था ना कि किस तरह से हमारे 74 में बिजली गायब हो गई थी काउंटिंग में, हम लोग तीसरे राउंड तक जीत रहे थे और अचानक बक्से इधर के उधर हो गए और हम लोग हार गए। तो एक तो ईवीएम मशीनों पे आपको नजर रखनी पड़ेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। कई बार खबरें आती हैं साहब होटल में कुछ ईवीएम मशीन मिली, तो कहीं किसी कार में मिली। भाई ईवीएम मशीन इस तरह से जाती है क्या? वो तो एक साथ जब जाएगी तो जाएगी अपने एक चुनाव क्षेत्र का एक साथ जाकर के वो स्ट्रांग रूम में जमा होगी, तो वहां की भी पहरेदारी देखनी पड़ेगी। ये काम राजनीतिक दलों का है, चाहे वो अगर भाजपा के लोगों को शक होता है तो भाजपा के लोग करें, अगर कांग्रेस के लोगों को होता है, एनसीपी को होता है, उद्धव सेना ठाकरे की शिवसेना को होता है, किसी भी दल को होता है, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो अपना काम करें। और ट्रोलर भाइयों का तो क्या है, वो तो अभी उनका रेट थोड़ा बढ़ गया, आप 2% वाली नहीं रह गए हैं, थोड़ा सा कुछ बढ़ा, उसमें पैसा कुछ इजाफा हो गया है। लेकिन जिस ढंग से महंगाई बढ़ी है, आप बताइए, मैं राजीव जी हर तीसरे महीने आप जहां हमारा पहले ऑफिस होता था कोंडली बाजार जाता हूं, मैं कल गया था कुछ सामान खरीदने के लिए। आप समझ लीजिए कि जो सरसों का तेल मैं 3 महीने पहले 1900 रुपए में 15 किलो का एक टीन लेके आया था परिवार का, वो इस बार 2400 में मिला है। 15 किलो का टीन जो है वो 2400 में मिला है। 500 रुपये बढ़ोतरी, 500 रुपया। ये मतलब 3 महीना नहीं, हम उससे पहले लिया होगा हमने जी, 8-9 महीने, क्योंकि 8-9 महीने तक तो चल ही जाता है 15 किलो हमारे यहाँ। तो ये हालत है, मतलब इस ढंग की बढ़ोतरी जिस ढंग से हुई है, सिर्फ मैं सरसों के तेल की बात कर रहा हूँ, बाकी चीजों में दूध के भाव कितने बढ़ गए हैं, सब कुछ बढ़ जा रहा है, लेकिन किसान को कुछ भी नहीं मिल रहा है। आज सब्जियों के दाम देखिए, टमाटर 80 रुपए 100 रुपए किलो से नीचे की कोई बात ही नहीं हो रही है। प्याज भी आजकल में बढ़ने ही वाला। लेकिन एक बात बार बार कहता हूं मैं कि इसका कहीं फायदा किसी किसान को नहीं मिलता, चाहे वो महाराष्ट्र के नासिक का किसान हो या फिर हमारे उत्तर प्रदेश के सिकोहाबाद या अगल बगल के जो आलू और ये सब पैदा करते हैं, उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा। तो लोग त्रस्त हैं। उसके बावजूद अगर आपको 2 रुपए की जगह 5 रुपए मिलने लगा होगा पर ट्वीट या पर गाली, तो ठीक है, आप उसमें खुश रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह है कि कीमत तो आपके घर परिवार के लोगों को चुकानी पड़ रही है। आपके बच्चे को, आपके भाई को, आपके भतीजे को नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा है और आपकी पत्नी बेजार हो रही है। जो उसके चूल्हे की रसोई का जो खर्च जिस तरह से बढ़ रहा है, वो ठीक है, आपकी आस्था, आपकी अंधभक्ति अपनी जगह हो सकती है, लेकिन ये सब चीजें हैं। अब ये सब चीजें अगर माउंट होकर के पोलिंग बूथ तक पहुंचती हैं, ईवीएम तक दर्ज हो जाती हैं, तो मैं कहना चाहता हूं राजीव जी
कितने भी षड्यंत्र कर लीजिए, कितने भी साजिशें कर लीजिए, जब जनता का ज्वार उमड़ पड़ता है तो कोई उसको रोक नहीं सकता है, ईवीएम भी उसमें रोक नहीं सकती। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दुनिया ने बहुत कुछ देखा है अतीत में, और कहा जाता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो क्या आने वाले समय में इतिहास को दोहराते हुए हम नहीं देखेंगे? तो बहुत कुछ है, और उस पर विश्लेषण, हमारा काम है विश्लेषण करना, हम विश्लेषण करते हैं, और आपको आगाह करना हमारा काम है, आगाह कराते हैं। आप नहीं समझेंगे तो आपकी बला से, लेकिन इतना तय मानिए कि अगर लगेगी आग तो आएंगे आपके घर भी जद में। तो इसलिए पड़ोस में अगर आग लगेगी तो आप सोचिए, आप सोचेंगे कि नहीं हम तो बच के रह जाएंगे, तो ये संभव नहीं है, आप भी उस आग में आएंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि संभलिए और इस देश को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। सरकारें आती हैं जाती हैं, अगर थोड़ा और फिलोसफिकल हो जाऊं तो इंसान जो है वो नश्वर है, और नॉन बायोलॉजिकल भले कोई और हो, लेकिन हम सब बायोलॉजिकल हैं, और हम सब आए हैं तो जाएंगे भी। कोई आज है, कल कोई नहीं रहेगा। लेकिन इतना है कि आपने जैसा बना दिया, बिगाड़ दिया, उसको भुगतने वाले लोग जो हैं आने वाली पीढ़ियां रहती हैं। इसीलिए कई बार मैं इसी मंच से ये आगाह कराता रहता हूँ कि थोड़ा संभलो, और ख़ासकर युवाओं को, उन दोस्तों को जो अपने भविष्य की तलाश में कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। और ये जो उदाहरण अभी बाबा सिद्दीकी और उनके हत्यारों का नाम जो आ रहा है, और 2.5 लाख रुपए मात्र की बात आ रही है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले ये लड़के हैं। अगर सचमुच इन लोगों ने ऐसा किया है तो आप समझ सकते हैं कि ये जिनके हाथ में आज अच्छा रोजगार होना चाहिए था, अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए थी, वो आज जेल की सलाखों में हैं। उनका परिवार आज क्या कुछ कैसे अपनी ज़िंदगी बिताएगा आगे वो, और ये किस ज़िंदगी में और किस तरफ जाएंगे, ये सब कुछ ज़रा सोचिए। थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हीं की तरह हो जाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपके कर्तव्य आपको उस पथ पे नहीं ले जाएंगे जिस पथ पे आपको जाना चाहिए, जिस रास्ते पे आपको जाना चाहिए। इसीलिए थोड़ा सा फिलोसफिकल बातें, लेकिन ज़रूरी बातें कह रहा हूँ, और इसको समझने की ज़रूरत है। आप इसको किसी भी रूप में ले लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के ज़रिए ये बात भी होनी चाहिए। निराश मत होइए, ये भी मैं कहूँगा। ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि आएगा तो मोदी ही, कुछ भी कर लीजिए, ईवीएम है, ऐसा नहीं है। इसी देश में इसको दूसरे ढंग से लीजिए। कर्नाटक में मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार नहीं है। तेलंगाना में बीजेपी की सरकार नहीं है, और इधर हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं है। 370 हटाने के बाद भी बीजेपी अपनी सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं बना पाई। तो ये भी मत कहिए कि वही आएगा, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं गड़बड़ियां जो हैं उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और वहाँ की जनता को भी थोड़ा और मजबूत रहने की ज़रूरत है। हम लोगों ने सब हर चुनाव को कवर करते हैं, आप तक तो पहुंचाते ही रहते हैं, इसलिए आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो बहुत ईमानदारी और साफ गोई के साथ हम पत्रकारिता करते हैं। और इसीलिए लगता है कि नहीं, आप भी उसी ईमानदारी के साथ कम से कम अपना काम, जो काम कर रहा है उसमें आगे बढ़े। इसलिए ये बात कहता हूँ। सूचनाओं का आदान प्रदान, और उसमें भी पॉलिटिक्स को बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। चाहे आप महिला हों या पुरुष हों, आप बच्चे हों या बुजुर्ग हों या युवा हों, आपको पॉलिटिक्स हिंदुस्तान की समझ में आनी चाहिए, वरना आप किसी के शिकार हो जाएंगे। आपका एक वोट किसी और को जिताकर और आपके सिर